हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो पिता होता है वो कहता है ये बंदा, इस बंदे ने नाइट क्लो जेम को चुरा लिया। और वुमन कहता है कि हाँ, और सामने वाला बंदा कहता हो, और इससे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चीजें हुई, और चलो इसको मार दो और नाइट क्लो जेम ले लो। और सभी लोग वुमन की तरफ बढ़ने लगते। और इस बार जब वुमन उनसे लड़ने लगता तभी दूसरे लोग कहते कि अभी हमारा चांस है। और दूसरा बंदा कहता पिताजी मेरा इंतजार करो। और वुमन उनको देखते हुए कहता एक मिनट। और चेस नोचेल और चेस योंग रोंग और ये कायर लोग कहीं के अंत तक। और इसी के साथ में वुमन अपना एक पैर जमीन पर मारता है और दो तलवारें हवा में उठाता है और अपने हाथ से एक मार कर कहता है कि विंड फ्यूरी स्ट्राइक। और दोनों तलवारें उड़कर जाती है और उन दोनों बाप बेटों को लग जाती है और उनकी छाती में चली जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब उनकी लाशें जमीन पर पड़ी होती है तो वो हरे बाल वाला बंदा कहता है कि बास्टर्ड, और उसने ये सारी चीजें हमसे लड़ते हुए की और ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, और ध्यान से। और इसी के साथ में वुमन पीछे मुड़ता है और एक वार करता है और दो चार लोगों की तो तलवारें ही हाथ से छूट जाती है। और तभी वुमन एक का गला पकड़ता है और कहता तुम, और क्या तुम यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी को बस नाइट ग्लो जेम के लिए मारने की कोशिश कर रहे थे? तो सामने वाला बंदे कहता है आखिर तुम, और तुम तो वही वो रेस्टोरेंट वाले इडियट हो नहीं, और आखिर तुम्हारे जैसा एक इडियट ये सब चीजें कैसे कर सकता है? और ये इतना भी लंबा समय नहीं हुआ जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें उस रेस्टोरेंट में देखा था। वुमन कहता है मुझे एक इडियट बुलाना बंद करो और बस मेरे सवाल का जवाब दो, और क्या तुम यहाँ पर इन सभी को मारने की कोशिश कर रहे थे? तो हरे बाल वाला बंदा कहता है कि ऑफकोर्स मैं कोशिश कर रहा था, और सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा तुम इडियट। और इसी के साथ में वो अपने हाथ से एक ब्लेड निकालता है और तभी कोई कहता है कि सभी लोग उसको मारो। और वुमन आगे उससे कहता चलो तो अब तो मैं तुम सभी लोगों को काट सकता हूँ बिना मुझे कुछ पछतावा हुए, और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार चलाता है और सभी लोगों को काटने लगता है। और उन लोगों के भी बस हाथ और पैर ही कट रहे होते, ज्यादा कुछ नहीं। और मतलब कि अब वो अपने हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और वो हरे बाल वाला बंदा कहता है कि एक मिनट, ये तो इम्पॉसिबल है, और तुमने उन सभी लोगों को इतनी जल्दी जख्मी कर दिया, मतलब कि ये तो उनको मारने से भी ज्यादा मुश्किल था। और आखिर तुम्हारे जैसा एक इडियट, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वुमन अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है और कहता है लगता है कि तुम ही थे जितने ये सारी चीजें प्लान की थी, नहीं? और तुम उन दोनों बाप बेटों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, लेकिन तुम्हारे ऐसे हाथ पैर काटना काफी नहीं रहेगा तुम्हारी सजा के लिए। और इसी के साथ में वुमन उसको मार देता है। और बाद में हम देखते हैं कि जब वो सभी लोग साइड में पड़े होते हैं और वुमन ऐसे खड़ा होता है तो सामने जितने लोगों को बंदी बनाया गया होता है उनमें से वो बुढ़ा आदमी कहता है इनक्रेडिबल, और तुमने ये सब कुछ अकेले कर लिया। और एक बंदा कहता है कि हम सच में अब वापस आपके कर्जदार बन चुके मास्टर सॉन्ग, और आखिर आप अब हम आपको वापस कैसे चुका सकते जो आपने एहसान किया? और वुमन कहता प्लीज मैंने वही चीज की जो मुझे करनी चाहिए थी और तुम लोग ठीक तो हो ना? तो वो बुढ़ा आदमी कहता है हाँ ये सब कुछ आपके कारण। वुमन कहता है और आखिर ये वाइस लीडर कहाँ पर चली गई, क्या उसको चोट तो नहीं लगी कहीं? तो वो उसका अंकल कहता है कि वो अगले रूम में है। और वुमन कहता है ठीक है। और तभी कोई कहता है कि बॉस, और वो वाइस लीडर कहती है कि मास्टर सॉन्ग। और यूसुन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो वाइस लीडर कहता है कि मैंने सारी चीजें सुन ली और मैं माफी चाहती हूँ कि हमारे जो ये ग्रुप था इसी ने तुम्हें वापस तकलीफें दी। और वुमन कहता नहीं, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, और ये सारे वही बास्टार्ड है जिनको की माफी मांगनी चाहिए, ना कि तुम्हें। और वो लड़की कहती मास्टर सॉन्ग, और वो मन में सोचे कि मैं वापस उसके द्वारा ऐसे नहीं देखी जानी चाहती थी यार। और एक बार फिर से मैंने अपने आप को कमजोर दिखाया। और इसी के साथ में हम देखते कि रात हो चुकी होती है और कुछ लोगों को वहां पर पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे होते हैं। और वुमन कहता आखिर तुम उन सभी लोगों के साथ में क्या करोगे? तो वो दूसरा जो उस लड़की का अंकल होता है कहता कि वो सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन अब वो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो ही चुके हैं तो वो लोग नॉर्मली जी नहीं पाएंगे, और इसीलिए और मार्शल आर्टिस्ट के तो रूप में वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम उनको बस हमारे घर से निकाल देंगे। और वुमन मन में सोचा है कि एक मारने की हरकत करना और बाद में उन लोगों ने भोले लोगों को मारने की कोशिश की और चुराने की। और ये दुनिया सच में बुराई से भरी पड़ी है यार। और इसी के साथ में हम रात का सीन देखते हैं जब वो रेस्टोरेंट में वुमन वापस जा रहा होता है। उसके नाना जी कहते तुम वापस आ गए? वुमन कहता कि हाँ, और मैं वापस आ गया। उसके नाना जी वापस मुड़ते हुए कहते कि अभी देर हो चुकी है तो चलो अंदर जाके सो जाते। वुमन कहता क्या आप पूछोगे नहीं कि आखिर जिन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की थी उनका क्या हुआ? तो उसके नाना जी कहते तुम एकदम सुरक्षित वापस आ गए, तो इसका मतलब कि तुम उनसे निपट गए होंगे, नहीं? और चलो सबसे पहले अंदर चलते, और जिन जिन कल सुबह उठेगी तो इसलिए तुम्हें एकदम अच्छे मूड में उसको हेलो बोलना चाहिए। और वुमन कहता ठीक है। और हम देखते हैं कि उसके नाना जी आगे जाते हुए मन में सोच रहे थे कि वुमन, और तुम्हें इससे भी ज्यादा घटिया लोगों से आगे चलकर लड़ना होगा, और तुम ऑलरेडी एक ऐसा चेहरा बना रहे हो यार, और इस तरह से अगर चलता रहा तो मुझे डर है कि तुम खुद बहुत ही ज्यादा गलत रास्ते पे चले जाओगे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और वुमन और वुकेंग दोनों बोलते हैं कि ओ मदर, और आप ठीक हो? और उसका जो पिता होता है वो कहता है कि अरे डियर, और कितनी अच्छी बात है ना, और अब तुम्हारा चेहरा पहले जैसा उसका रंग उतरा हुआ नहीं लग रहा है। और इसी के साथ में वो उसके वुमन के नाना जी को गले लगाते हुए कहते कि हाँ पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अभी पूरी जिंदगी आपका नौकर बनकर रहूंगा। और जेंग वांग कहते कि भूल जाओ यार, और मैंने अपनी बेटी को ही ठीक किया, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत है तुम्हें। और वुमन का पिताजी कहता नहीं थैंक यू सो मच, और मैं अपने पूरे दिल से बोल रहा हूँ। तो जेंग वांग कहते कि अरे यार तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हो दामाद कही के, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान फट जाएंगे, और प्लीज, और शायद मेरी बेटी तुम्हारे कारण बीमार थी। और वुमन कहता कि मदर, और आपने बहुत समय तक ये सब सहा नहीं। और वो किंग भी कहता कि ये तो अच्छी बात है,
और उसकी मम्मी कहती है कि मेरे बेटो और तुम लोगों को चिंता करवाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अब अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर पाओगे मेरी चिंता करने से ज़्यादा। और वो दोनों ही कहते हैं मदर। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन के वो शर्ट में से वो टाइगर निकलता है और उसकी मम्मी कहती है अरे रे, और आखिर ये छोटा बच्चा कौन है? और वुमन कहता है कि ये एक सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर की बच्ची है और इसका नाम यून है। और जब वो बच्ची उसकी मम्मी के पास में जाती है तो वुमन की मम्मी कहती है कि ओ हाँ, और छोटी बच्ची चलो आ जाओ। और आगे वो उसके पिताजी से कहते हैं कि क्यों, तो क्या ये तीसरी बच्ची थी? तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ सही कहा। और वुमन कुछ समझ नहीं पाता है और वुमन की मम्मी रोते हुए कहती तो मुझे लगता है कि अब गॉड मदर मतलब कि ऑलरेडी मर चुकी है नहीं? तो जैंग वांग कहते हैं कि हाँ, और एक फीमेल सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर की तो यही जिंदगी है। और वुमन कहता है गॉड मदर, और क्या आप इस यून की मम्मी को जानती थी और आखिर वो रो क्यों रही? तो जेंग वांग कहता है कि जिन जिन की जो मम्मी थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और उसको जन्म देने के बाद में वो गुजर गई थी। और बाद में मैं जिन जिन के साथ में एक वैली के अंदर रहता था जब तक कि वो 10 साल की हुई। और उसकी मम्मी आगे बताती है कि वहां पर एक सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर थी जो कि वहां पर रहती थी। और वो सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर वो मेरी गॉड मदर थी और उसने मुझे खाना खिलाया और मुझे बड़ा किया, भले मैं एक इंसानी बच्ची थी और वो मेरे लिए मेरी मम्मी के जैसी थी एकदम। और आगे वो कहते हैं कि मैंने उसको वापस देखा नहीं जब मैं यहाँ पर उस आयरन ब्लेड हाउस में वापस गई थी, लेकिन उसके बाद में और वो उस बच्चे को देख रही होती। और वुमन के पिताजी कहते डियर, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो उसकी वो मम्मी कहती कि तुम्हें भी अच्छे से पता है ना डियर, और मैं हमारे परिवार को एक सामान्य जिंदगी देना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ों की बात नहीं की। और वुमन कहता मदर, और वो किंग भी वो सब सुन रहा होता है। और आगे जैंग वांग कहता है कि जब तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो जो मदर टाइगर होती है वो मरती है और इसीलिए उनको अपनी माँ का प्यार बहुत ही कम समय के लिए मिलता है और इसीलिए उनको अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा वो उनको याद आती है और वो सबसे पहले और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा उनको प्यार कभी मिल नहीं पाता और ज़्यादा याद करते हैं। और जो तीसरा बच्चा होता है वो हमेशा सबसे ताकतवर होता है और उसको सबसे कम प्यार मिलता है। और चलो, और उसको अच्छे से बड़ा करना, और मैं पक्का कह सकता कि वो तुम्हारी सबसे ज़्यादा वफादार रहेगी, जिससे भी तुम कभी मिलोगे उससे भी ज़्यादा। और वुमन कहता है कि मुझे तुम्हारे भूतकाल के बारे में पता नहीं था मदर, और इसीलिए नाना जी ने मुझे यहाँ पर इस यून को साथ में रखने के लिए कहा। और आगे वो उस बच्ची को देखते हुए कहता मुझे लगता है कि मैं अब उसको अपने एक परिवार की तरह ट्रीट करूंगा आगे से। और इसी के साथ में जैंग वांग कहता है तो आखिर अब तुम क्या करोगे वुकेंग, और क्या तुम वापस अपने माउंट वा ग्रुप में चले जाओगे? वुकेंग कहता है कि हाँ, और मैं बहुत ही लंबे समय से गया हुआ था तो मुझे अभी जाने का समय हो चुका और इसलिए, और लगता है कि मदर भी अब ठीक हो चुके हैं तो मैं जाता हूँ। और उसकी मम्मी भी कहती है ठीक है चलो, और अब मेरे जो ची के पैनल्स है वो सब खुल चुके हैं तो अब लगता है कि मैं अपनी बॉडी में ची को अच्छे से फ्लो कर सकती हूँ। जैंग वांग कहता है कि बिल्कुल, और मैंने एब्सोल्यूट क्लीनिंग की थी तुम्हारे शरीर में तो ये तो होना ही था, और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो चुका है जब से कि तुम्हारे चोट लगी हुई थी तो इसीलिए तुम्हारी जो चीज सर्कुलेट होना बहुत लंबे समय से बंद हो चुकी थी तो थोड़ी मुश्किल हो सकती। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है चलो, और मैं भी अब वापस मुझे अब शुरू करना होगा अपने बच्चों के लिए तब तो। और जैंग वांग के तक तो तुम वापस ट्रेनिंग के बारे में प्लानिंग कर रही हो। और इसी के साथ हमारे उनकी मम्मी बोल रही होती तो चलो, और मुझे अपने बच्चों के लिए वापस वो शुरू करना होगा। तो उसके पिताजी बोलते तो क्या तुम वापस ट्रेनिंग के बारे में प्लान कर रही हो? तो वो वुमन की मम्मी बोलती कि हाँ, और मैंने कभी भी मोरिम की दुनिया के साथ में इन्वॉल्व होने के बारे में सोचा था कि मैं कभी नहीं होंगी इसमें, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे दोनों बेटे ऑलरेडी मोरिम का एक हिस्सा बन चुके तो अब कुछ नहीं हो सकता और मुझे भी उनके लिए कुछ तो करना होगा नहीं। और वुमन और वुकेंग कहता है कि वाह मदर, और जैंग वांग कहता है कि बहुत अच्छे, और तुम्हारी जो एबिलिटी और टैलेंट को देखते हुए कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तक कि तुम पिछली बार अपने भूतकाल में जितनी ताकतवर थी उतनी ताकतवर जल्दी हो जाओगी। और तभी वुमन के पिताजी कहते हाँ, और अब जब मेरी बीवी वापस हेल्थी हो चुकी है तो अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो क्या करती है, और अगर तुम ट्रेनिंग वापस शुरू करने वाली हो तो मैं बहुत ज्यादा खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए, और ताकि तुम्हारी बॉडी के लिए जो अच्छा रहे ऐसा खाना। और वहां से वो भागता कहता प्लीज, और यहाँ पर इंतजार करिए पिताजी, और मैं आपके लिए कुछ खाना बनाता हूँ जिससे कि आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और वहां से वो भागने लगते हैं और वुमन और वुकेंग भी कहते हैं कि हम भी आपकी मदद करेंगे पिताजी। जैंग वांग कहता है कि आखिर ये इतना जोर से चिल्लाने वाला बीस्ट और ये जानवर मेरी हस्बैंड कैसे बन गया? तो वो उसकी बेटी बोलती क्या आप उसका वो चार्म नहीं देख सकते हो, कितना चार्मिंग है? तो उसके पिताजी कहते कहाँ, किधर, मुझे तो नहीं दिख रहा। और आगे हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो उनकी मम्मी अपनी 2 उंगलियों पर खड़ी होती है और उसके पैरों के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर होता है। और जैंग वांग कहता है कि भले ही जो तुम्हारे ची चैनल से वो खुल चुके हैं लेकिन फिर भी ये अभी बस तुम्हारे जो घाव है उनको ही हमने ठीक किया और तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज्यादा कमजोर होगी। तो क्या तुम्हें पक्का कह सकते हो कि तुम वापस इतनी जल्दी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर रही हो? तो वुमन की मम्मी कहती है कि भले वुमन और वुकेंग उनको ट्रेन किया गया लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा पावरलेस है और मुझे ताकत चाहिए ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं जस्ट इन केस। और अब जब आप भी यहाँ पर आ चुके तो हमें पता नहीं कि हमारे साथ में अब क्या ही हो सकता है। तो उसके पिताजी कहते हैं सॉरी, और मेरी जो एग्जिस्टेंस है वही तुम्हारे लिए मुसीबत है और मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। वुमन की मम्मी कहती माफी मांगना बंद करो, और अगर तुम कभी पैदा नहीं हुए होते तो मैं भी नहीं होती नहीं, और मैं तो बस ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे अपने हस्बैंड की रक्षा करनी है। तो जैंग वांग कहता है कि ओ हाँ जिन जिन, लेकिन
जितना मैं कह सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल योद्धा की परिवार का बेटा है। और जिन जिन वापस वो पत्थर नीचे रखती है और उस पर बैठते कहते हाँ, और आखिर आपका मतलब क्या है? जैंग हुआंग कहता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है उसकी बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट सहने की ताकत है, नहीं, और इस पॉइंट पर कि वो बहुत ही ज्यादा ऐसा मान ही नहीं सकते कि उसने कभी ची की ट्रेनिंग ना की हो। और वो जिन जिन मन में सोचते हैं कि हाँ, और कभी कभी वो खराटे लेता तो ऐसा लगता है जैसे मेरे कान ही फट जाएंगे और मुझे उसकी नाक काटने का मन होता है। और वो कहते कि हाँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि वो इंसान है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा भगवान जैसी ताकतों के साथ में पैदा होते हैं, तो मुझे लगा था कि वो भी उन्हीं में से एक होगा। तो जेंग हुआंग कहता कि हाँ, वैसे लोग एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के पास में वो ताकत नहीं है। और मुझे उसकी बॉडी पर कुछ एब्सोल्यूट क्लीनिंग के ट्रेस मिले हैं, जो कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और तब उसको दी गई थी। और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर उसके अंदर की ची भी है जो कि उसके अंदर बची हुई है। तो उसकी बीवी कहती ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे? तो उसके पिताजी कहते कि आखिर मैं तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या ही मिलेगा, और जब मैंने तुम्हारे हस्बैंड के हाथ को बस थोड़ा सा छुआ ही था और कल के दिन मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ और मैंने सीक्रेटली उसके अंदर की चीज को चेक किया, और उसने कभी ट्रेनिंग नहीं की, और जरूर उसने एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल एलिक्सर खाया होगा जब वो छोटा होगा। और क्योंकि उसने कभी अपनी ट्रेनिंग नहीं की तो उसका जो ची वगैरह था वो अचानक से उसकी बहुत ही ज्यादा गॉड लाइक ताकत में बदल गया। और इसीलिए यही होता है जब तुम एक एलिक्सर पी लो लेकिन उसके अंदर अपनी बॉडी को ट्रेनिंग करके इस्तेमाल ना करो। और यही हो सकता है कि उसको इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। और जिन जिन कहती इम्पॉसिबल। उसके पिताजी कहते क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें इसके बारे में भूतकाल में कभी बताया नहीं? तो जिन जिन कहती अब जब आप बता रहे हो तो उसने कहा था कि उसे बस एक ही समय याद है कि जब वो अनाथ होकर इस गांव में आया था, उससे पहले कि उसको कोई चीज याद नहीं है। तो उसके पिताजी कहते मुझे पता था, और जो तुम्हारे हस्बैंड है उसके भूतकाल का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। और हम देखते कि वो उनके पिताजी कहीं सॉल्ट बे की तरह नमक डाल रहे होते। और आगे जैंग वांग कहते कि वेल चलो, और ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पता करेंगे। और जब वो वहां से जा रहे होते, जिन जिन उनको देखती है और कहते कि प्लीज, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप मेरे हस्बैंड को भी ट्रेन कर सकते हो पिताजी, और अगर आप तुरंत जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो? तो आगे वो कहते वेल, अगर आपको जाने की जरूरत है तो कोई बात नहीं। और तभी जैंग वांग कहता ओह नहीं नहीं, मैं पक्का करूंगा, और आखिरकार वो मेरा दामाद है तो मुझे वो दूसरे लोगों से ऐसे मार तो नहीं खा सकता ना मेरे होते हुए। और तभी उसकी बेटी कहती कि थैंक यू पिताजी। और जैंग वांग भी मुस्कुरा रहा था और मन में सोचा क्या है सच में मेरे लिए ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ में और रहूं, और थैंक यू सो मच मेरी बेटी। आगे हम देखते कि उसकी आंखें चमक रही होती है और कहता ठीक है चलो, और मैं उस जंगली भालू को एक टाइगर बना दूंगा जिससे कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी जिन जिन, और मैं कुछ भी करूंगा ताकि मुझे उसको उस लेवल तक पहुंचाना पड़े। और कहीं पर हम देखते हैं कि वुमन के पिताजी कहते हैं और अचानक से मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वुमन के पिताजी जैसे बेहोश हो चुके होते, और जैंग हुआंग कहता है कि क्या वो मर गया? वुमन कहता है कि नहीं, उसने खाना बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की तो उसको नींद आ गई। तो वो कैंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो बेहोश हो गया, ये बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। और जैंग हुआंग कहता है चलो फिर भी ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है यार, और खाने के बाद में मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है अपने शरीर में, और लगता है कि मेरा दामाद काफी ज्यादा काबिल है। और तभी हम देखते हैं कि जो जिन जिन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, वो भी अपनी कुकिंग में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कैंग कहता है कि चलो, और हो सके उतना ज्यादा मैं वापस माउंट वा ग्रुप में जाने से पहले खा लेता हूँ, और ये पिताजी की कुकिंग। तो वो मुन कहते कि हाँ, और वो कैंग को जरूर ये छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा मिस और उसकी याद आई होगी, क्योंकि जो कि मुझे लगता था मेरे लिए हमेशा ही रहेगी। और उसके पिताजी एकदम से नींद से खुलते और कहते कि मापा टोफू और पनीर वाली फिश स्टाइल। तो दूसरे वो सभी लोग खाते हुए चौंक जाते और कहते आखिर ये क्या था। और आगे वुमन के पिताजी कहते कितना खतरनाक लड़ाई थी नहीं। और जेंग वांग कहते कि आखिर ये पनीर फिश स्टाइल किस तरह की फिश स्टाइल है इस दुनिया में। तो वो वुमन के पिताजी कहते ओ पिताजी, और क्या ये खाना आपको पसंद आया? और अगर ऐसा नहीं तो मैं वापस एक बार आपके लिए बना देता हूँ। तो जैंग वांग कहता कि अगर तुम वापस खाना बनाओगे तो तुम मर जाओगे। और चलो एक चीज है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता था। जिन जिन कहते आखिर क्या? जैंग वांग कहता कि मैं ये सोच रहा था कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ से वापस मूव करना चाहोगे। तो वुमन के पिताजी कहते मूव? जिन जिन कहते क्या आपका मतलब कि हम लोग आयरन ब्लेड हाउस पे वापस चले जाए ऐसा? और जैंग वांग कहते कि हाँ सही कहा, और जो अफवाह है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलती है। तो अभी बस कुछ ही समय की बात होगी कि सभी को ये पता चल जाएगा कि पाम एम्परर का परिवार यहाँ पर इस जगह पर रहता है, और इसलिए तुम लोगों का यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर किस्म के लोग यहाँ पर बाद में तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि तुम मेरी बेटी हो और साथ में मेरे दामाद और मेरे पोते भी हो, और ये परफेक्टली नॉर्मल है कि तुम मेरे क्लैन के अंदर मेरे साथ में रहो। और वो उनके पिताजी कहते क्या, और आखिर तुम्हारा क्या बोलना है डियर, और हम तुम्हारे डिसीजन को फॉलो करेंगे। वो कहेंगे और वुमन भी बोलते कि हाँ, हम भी मदर के डिसीजन को फॉलो करेंगे। तो उनकी मम्मी कहती कि चलो, और सभी लोग, मेरे परिवार में एक मार्शल आर्टिस्ट है तो मैं यहाँ पर जिद्दी बन के नहीं रह सकती, और भले मेरे बेटों के लिए, और ठीक है, और मैं आयरन ब्लेड के हाउस में चलूंगी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो मून और वो कैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, और उनके नाना जी कहते बहुत अच्छा आइडिया जिन जिन,
और चलो अब जाने के लिए तैयार हो जाओ तब तो। और इसी के साथ में शाम हो चुकी। हम देखते हैं कि वो मुन कहीं पर एक झाड़ू मार रहा होता है और कहता है कि जिस जगह पर मैं अपनी पूरी जिंदगी रहा हूँ और वहां पर से वापस जाना, लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे मम्मी का जो परिवार है वो किस तरह की तलवारबाजी की स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, और मेरी स्किल्स उस जगह पर भी काम करेगी। और तभी उसको किसी चीज की जोर की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि जेंग वांग कहता है कि तुम बेवकूफ और बस अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करो और जो मैंने सिखाया उस तरह से करो। और वो मुन के पिताजी कहते ठीक है पिताजी। और वो मुन कहता और आप फिस्ट स्टाइल मतलब कि मुक्के मारने की स्टाइल की ट्रेनिंग कर रहे हो पहले? तो जेंग वांग कहता है कि हाँ, और जो फाउंडेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और सेम चीज मेरे और वो कैंग पर भी अप्लाई होती है। और वेल वो मुन थोड़ा स्पेशल केस है, लेकिन चलो, और जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें सिखाई वो हर एक पंच के साथ में इस्तेमाल करो। और वो मुन के पिताजी कहते हैं हाँ ठीक है। और वो मुन उनको देख रहा होता है और आगे हम देखते हैं कि उसको याद आता है कि जब उसके नाना जी बता रहे थे कि क्या तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि तुम्हारे पिताजी की बॉडी में एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल और ताकतवर एलिक्सर है और उसके जो ची के चैनल है वो जल्दी खुल जाएंगे अगर वो मेरी ट्रेनिंग लेगा, क्योंकि उसके बॉडी में भी बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट क्लीनिंग के ट्रेस है। और वुमन कहता आप कर सकते हो पिताजी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है जब वुमन के पिताजी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम शुरू में देखने में तो मुझे बेवकूफ लग रहे थे, लेकिन ये तुम्हारा सिर इतना भी ज्यादा बेकार नहीं है और बस तुम सिंपली बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी करते हो और तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं है। तो वुमन के पिताजी कहते हैं हाँ, और वो मन में सोचते एक मिनट वो मेरी इंसल्ट कर रहे या फिर मेरी तारीफ कर रहे। और जेंग वांग कहते हैं कि ये सबूत है कि तुम्हें अपने ची के कल्टीवेशन की टेक्निक जल्दी समझ में आ गई जो मैंने तुम्हें सीखने के लिए कहा था, और ये कोई सिंपल टास्क नहीं किसी ऐसे के लिए जिसने की कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस ना की हो। तो वुमन के पिताजी कहते तो क्या मैं कोई पैदाइशी जीनियस हूँ? तो वो जेंग वांग कहता नहीं तुम नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, एक जीनियस तो कभी नहीं। और आगे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते और आगे हम देखते हैं वो कहते ठीक है चलो, और मैं तुम्हें हमारी ग्रेट ताकत वाली ची कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ जो कि 230 साल पहले क्रिएट की गई थी और वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट ने की थी। और चलो, और जो मेरी खुद की फिस्ट स्टाइल है जो कि 36 रास्तों वाली स्टील डिस्ट्रक्शन फिस्ट है, और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर कल्टीवेशन टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी, और इसीलिए तुम ये जब सीखो तो अपना पूरा दिमाग लगाना। तो वुमन के पिताजी कहते हाँ ठीक है पिताजी। और वुमन कहता कि वाह, और ग्रेट स्ट्रेंथ जी कल्टीवेशन और साथ ही में स्टील डिस्ट्रक्शन फिस्ट। और इसी के साथ में हमें पता जाता है कि जो पाम एम्परर था और जेंग वांग उसने अपने बेटे और उसके दामाद और उसके दोनों पोतों सभी को ट्रेनिंग किया हर एक दिन, और उसके कारण दोनों वुमन और वो कैंग उन दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा वो ची कल्टीवेशन और स्टील डिस्ट्रक्शन फिस्ट वो टेक्निक सीख ली थी जिससे कि उनकी बहुत ज्यादा मदद होने वाली थी। और जो वुमन था उसने अपना जो फ्री टाइम था वो अपनी वो सेलेस्टियल मास्टर की इमोर्टल आर्ट को ट्राई करने में बिताया और अपने दिमाग के अंदर एक नया मार्शल आर्ट बनाने में, और अनगिनत बार और अनगिनत चीजें उसने विजुअलाइज की और वो अपने दिमाग में बनाई। और तभी हम देखते हैं कि जेंग वांग वहां से जाते हुए कहते कि वाह, और ये तो एक मॉन्स्टर है यार और काफी ज्यादा इनक्रेडिबल, भले मेरे पोते की ही बात करूं। और वुमन के पिताजी कहते आखिर आपका मतलब क्या है? जेंग वांग कहता है कि वो कुछ ही समय में मेरे जितना ताकतवर हो जाएगा, मेरे इक्वल। और आगे वो उसको देखते हुए कहते कि हाँ, और वो मेंटली ट्रेन करा और मेरी और वो स्पेयर डीमन की लड़ाई को बार बार याद करके और अनगिनत बार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन हवा में उड़ने लगता है। जेंग वांग कहते कि हे भगवान ये तो रिडिकुलस है यार। और वुमन के पिताजी के लिए एक मिनट वो हवा में उड़ रहा है। और हमें बताया जाता है जब वुमन ये उसके नाना जी और स्पेयर डीमन के बीच की लड़ाई को बहुत ही ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर रहा था अपने दिमाग में बार बार, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट फील कर सकता था मार्शल आर्ट के ज्ञान का। और जो उसे एनलाइटमेंट मिली थी उसके कारण वुमन की बॉडी अभी हवा में उड़ने लगी थी उसके पता लगे बिना, और उसकी जो सेलेस्टियल ब्रश वाली स्वॉर्ड स्टाइल थी वो एक कदम और ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। और साथ ही में अलग अलग जो इमोर्टल आर्ट था वो भी बहुत ज्यादा उसके अनुसार ताकतवर बन रहा था, और इसीलिए वुमन एक समाधि की उड़ने वाली पोजीशन में जा चुका था। वुमन के नाना जी कहते तो इसको तुम एक जीनियस बुला तो समझे? और वुमन के पिताजी कहते आपका मतलब कि मैं? तो वो नाना जी कहते तुम बेवकूफ तुम नहीं, और चलो अब समय बर्बाद करना बंद करो और जाकर ट्रेन करो। और वुमन के पिताजी कहते ठीक है। आगे हम देखते कि वुमन उठता और कहते कि वाह, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर वापस कुछ बदल गया। और इसी के साथ 10 दिन बीत जाते और वुमन कहता कि अब बस 5 दिन और बचे हैं और चलो लगता है कि मैं नोबल लीग के इस व्यापारी ग्रुप को अपना अलविदा बोलकर आता हूँ। और मैंने सुना तो था कि अब इनके पास में बस 23 ही लोग बचे हैं, क्योंकि पहले जो बास्टार्ड थे उन्होंने उन पर हमला किया था, और मुझे उम्मीद है कि लीडर की हालत ठीक होगी। और जब वुमन वहां पर दरवाजा खोलता और कहता है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, तो सामने वाला बंदा कहता ओह मास्टर सॉन्ग। और जब वुमन उसको देखता है तो कहता एक मिनट, और तुम ये श्राद्ध के कपड़ों में क्या कर रहे हो, और ये मत कहना कि कोई मर गया। तो वो बंदा बताता है कि हम लोग अभी एक फ्यूनरल रख रहे हैं, और जो हमारे लीडर थे वो उस दिन जो चीजें उसके बाद में बीमार हो गए थे और बाद में कई दिनों तक ऐसे तड़पने के बाद में अब। और वुमन कहता क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वाइस लीडर कहाँ पर है और मैं उसको देख सकता हूँ? तो वो आदमी कहता ठीक है।
लेकिन जब वुमन और कहीं पर जाता था एक बंदा कहता माफी चाहती हो मास्टर सॉन्ग, और जो वाइस लीडर है उन्होंने कहा कि वो अभी किसी भी मेहमान से मिलना नहीं चाहती है, और वुमन कहता ठीक है, और वो मन में सोचता कि हाँ, और उसका दिल जरूर काफी ज्यादा टूट चुका होगा अभी, और आगे कहता ठीक है मैं समझ गया, और प्लीज, और वाइस लीडर को कहना कि मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सामने वाला इंसान कहता ठीक है मास्टर सॉन्ग, और आगे वुमन कहता क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं वो मिस्टर जू मुझे से मिलूं जो कि उस लड़की का अंकल होता है। तो सामने वाला इंसान कहता बिल्कुल इस तरफ, और हम देखते कि वुमन और वो अंकल साथ में बैठे होते। अंकल कहता कि वो जहर कहाँ से आया था उसके बारे में, और मैं भी उसी का पता लगाने की कोशिश करा, और मुझे अभी पता चला है कि जो चाय नोचल का अंकल था, जो कि मतलब कि पीले बाल वाला आदमी था, उसका जो अंकल था वो स्मोक स्क्रीन फैक्शन का एक कमांडर है, और मैंने सुना था कि वो दोनों अभी पिछले कुछ समय पहले मिले थे, तो जरूर वही लोग होंगे। वुमन कहता आखिर स्मोक स्क्रीन फैक्शन कौन है? तो आगे वो अंकल बताता है कि वो एक मीडियम साइज का फैक्शन है जो कि अंधेरे के रास्ते पर चलता है, और वो गुआंग प्रोविनेंस में है, और जितने भी लोग होते जो कि वो अंधेरे के रास्ते पर चलते वो बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं उन्हीं की तरह। और वुमन मन में सोचता है कि उन लोगों ने मेरी ऑलमोस्ट परिवार को मार ही दिया था, और मैं उन लोगों को ऐसे ही जहर देने के लिए माफ नहीं कर सकता, और भले ये मेरे परिवार पर इस्तेमाल न किया गया, लेकिन जो जहर इस लोगों जैसे बनाया जाता है वो भले कितने ही लोगों का जान ले रहा होगा ना, और मुझे इनको रोकना ही होगा। और वो अंकल कहता है कि लेकिन मास्टर सॉन्ग, क्या मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? वुमन कहता आखिर क्या है जरा बताओ। तो वो अंकल कहता वेल, और आगे कुछ बोलता नहीं है, और वुमन थोड़ी देर बैठा रहता और आगे अंकल कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, और प्लीज वो भूल जाइए, और वो उठकर जाने लगता और कहता कि चलो मुझे और भी काम है तो मैं अभी पहले जाता हूँ। वुमन कहता है मिस्टर जो, और आगे वो मन में सोचा कि चलो, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि आखिर वो मुझसे क्या पूछने वाला था, और अगर जो वो पीले बाल वाला आदमी था उसका अंकल स्मोक स्क्रीन फैक्शन का कमांडर है, तो उन लोगों ने भी ये न्यूज सुनी होगी कि वो मर चुका है, तो इसलिए नोबल ली का जो मर्चेंट ग्रुप है वो उनके ऊपर जरूर हमला होगा वापस, और उन जैसे बास्टर्ड हमेशा बदला ढूंढते ही है यार, बदला लेने का एक बहाना चाहिए उनको। आगे हम देखते हैं कि कोई बोल रहा था स्मोक स्क्रीन फैक्शन, और मेरा मानना यह है कि वो जियोलाम के गोंगेंग प्रोविनेंस में, और आखिर आपने ऐसा क्यों पूछा? तो वुमन कहता कुछ नहीं और चलो अलविदा। और इसी के साथ में वुमन वहां से जाते हुए मन में सोच रहा होता है कि नाना जी ने शुरू से ही मुझे भेज दिया था और उन्होंने कभी भी रिजल्ट के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। और वुमन जाते हुए बोलता है कि मैं आ रहा हूँ स्मोक स्क्रीन फैक्शन, और इसी के साथ में वो पहाड़ों में कहीं पर कूद के जा रहा होता है। पहाड़ों में कूद कर जाते हुए वुमन बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा मैं तेजी से चल सकता हूँ अगर मैं ची का इस्तेमाल करूँ चलते समय, और बिल्कुल इसी की तरह मैं अपने पैरों के नीचे ची का इस्तेमाल करूँ। और मैंने अपनी इमेजिनेशन के अंदर ये बहुत बार ट्राई किया, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने लगी है, और मैं अब से इसको स्टॉर्म स्टेप बुलाऊंगा। और आगे वो पीछे देखता तो कोई इंसान उसका पीछा कर रही होती है। वुमन कहता आखिर वो इंसान क्या शुरू से मेरा पीछा कर रही? नहीं नहीं, ये अगर वो लोग इतनी ऑब्वियसली मेरा पीछा कर रहे होते तो वो कुछ बोलते, मेरा नाम वगैरह कुछ बुलाते, लेकिन शायद ये हो सकता है कि हम इत्तेफाक से एक ही रास्ते पर जा रहे हो, और मैं बस अपने स्टेप की स्पीड बढ़ाने पर फोकस करूंगा। और आगे हम देखते हैं कि वुमन जब जा रहा होता है तभी जो उसका जो पीछा करने वाली लड़की जो कहती है हाँ, और भले वो पाम एम्परर का पोता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे अपने ब्लू क्लाउड स्टेप के 12वें स्टेज का इस्तेमाल कर रहा पड़ रहा है उसको फॉलो करने के लिए बस। और मैंने सुना था कि वो एक इडियट था अभी पिछले कुछ समय तक, लेकिन कैसे? और वो लड़की कहती शिट, और मैंने अपने ब्लू क्लाउड स्टेप को पूरे 12वें स्टेज तक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ भागने के लिए। और फिर वो एक जगह पर खड़े होते कहते कि अरे नहीं वो चला गया, और आगे वो कहती कि वो उसको जरूर पता होगा कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ और इसीलिए वो भाग रहा होगा। और वो बच्चा उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसने मुझे नोटिस नहीं किया, और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता रहा और सच में मेरे सामने से गायब हो गया। और आगे वो एक फ्लैशबैक याद करती जब जेंग वांग वहां पर आते हुए कहते कि मेरा पोता जरूर यहीं पर होना चाहिए, और आगे वो वुकेंग की तरफ देखते कहते ये देखो ब्रदर वुमन, और वो तुम्हारा भाई है नहीं, और चलो वो बच्चा मेरा पोता है। और वो लड़की मन में सोच रही थी कि वुकेंग वो पाम एम्परर का पोता है, और मैं उन लोगों को उस दिनों से बाद में देखे जा रही थी, और क्योंकि मैंने सुना था कि अभी वो स्मोक स्क्रीन फैक्शन में जा रहा है वो भी अकेला, तो मैंने उसका फॉलो किया, और मैं अपनी मूवमेंट टेक्निक हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी, तो अभी मेरी बॉडी की हालत खराब हो गई यार। और आगे की थी वो एसोल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ऐसे खेलने की, और तुम बस अब देखो। और हम देखते कहीं पर वुमन अभी भी भागे जा रहा होता है, और वो कहता हाँ, और अब मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा, लगता है कि वो बस हम दोनों बस सेम रास्ते पर ही जा रहे थे, कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था, और अब मुझे जल्दी करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा स्क्रीन फैक्शन के वहां का सीन देखते हैं जहां पर कि वुमन आता है और कहता है कि तो ये है स्मोक स्क्रीन फैक्शन। और मुझे लगा था कि इनका कोई अंडरग्राउंड बेस जैसा कुछ होगा, लेकिन वो लोग लगता है कि उनको कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं, ऐसे खुलेआम उनका बेस बना के रखा है। और हम देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कोई बोलता है कमांडर प्लीज एक बार वापस सोच लीजिए, और हमें पता जाता है ये स्मोक स्क्रीन फैक्शन का जो कमांडर होता है इसका नाम बैंग मुशिम होता है। और वो कहता है आखिर तुम्हें लगता है क्या कि तुम किससे बात करो, क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ, और ठीक से कहा जाए तो आखिर उसका नाम क्या था? चेई नोचल। हाँ, और इसका कोई सेंस नहीं बनता कि हमारा स्मोक स्क्रीन फैक्शन कुछ करे ताकि, क्योंकि बस तुम्हारा एक कजन मारा गया है। और सामने वाला बंदा कहता लेकिन, और हमें बताया जाता है ये स्मोक स्क्रीन फैक्शन का वाइस कमांडर होता है, और ये उसी पीले बाल वाले बंदे का अंकल होता है।
वो मन में सोचा सन ऑफ अ बिच, और वो मुझ पर बस एक एहसान भी नहीं कर सकता और मैंने उसके लिए कितनी सारी चीजें की है। और आगे वो मन में सोचा लगता है कि मुझे वापस वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। वो कहता कमांडर, सच बात तो ये है कि जो नोबल लीग व्यापारी ग्रुप है उसके वहां की जो कमांडर है वो एक लड़की है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और उसको अगर ऐसा माना जाता है कि वो उसके चेहरे पर मास्क होते हुए भी इतनी खूबसूरत है, तो सोचो उसके बिना वो कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। और मैं तो ये बोलूंगा कि आपकी जो बीवी और जितनी भी रखेल है वो सब तो उससे कंपेयर भी नहीं की जा सकती। तो वो कमांडर कहता क्या ये बात सच है, और या फिर तुम मुझे वापस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो सामने वाला बंदा कहता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और चलो एक बार चलते और उन लोगों को हरा देते और उस लड़की को आपकी बीवी बना देंगे और इससे हम दोनों का ही फायदा होगा, नहीं? और आपका क्या कहना है? तो सामने वाला बंदा कहता चौथी बीवी। हाँ। और वो मन में सोचता है कि मैंने सुना तो था कि वो व्यापारी ग्रुप अभी आधे से ज्यादा मर चुके हैं उसमें लोग, और मुझे अभी भी थोड़ी चिंता हो रही है उस नौजवान बंदे की जो कि वहां पर उन सभी वॉरियर्स को मारने के लिए आया था, लेकिन एक उस जैसा गांव वाला लड़का हमारे स्मोक स्क्रीन फैक्शन के सामने तो टिक ही नहीं सकता, और बस हमारे जो फैक्शन की आधी ताकत है उतनी ही काफी रहेगी उन पर कब्जा करने के लिए। और आगे वो कमांडर खड़ा होता कहता चलो, और अब जब मैं इसके बारे में सोचता तो तुमने मेरे राइट हैंड मैन के रूप में इतने सालों तक काम किया है, तो मैं उन लोगों को तुम्हारे कजन को मारने के लिए माफ नहीं कर सकता, और इसीलिए हम तुरंत अभी वुनहान की तरफ जाएंगे। तो वो वाइस कमांडर कहता बहुत अच्छा आइडिया सर, और चलिए अभी तुरंत चलते हैं। और वुमन कहता कि हाँ, और मैं तुम्हारी अभी बात और सुन नहीं सकता यार। और वो अंकल कहता हाँ आखिर तुम कौन हो, और मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया। वो कमांडर कहता ओए, और आखिर तुम यहाँ तक कैसे आ गए और तुम हो कौन? वुमन कहता मैं वो बंदा हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारे स्मोक स्क्रीन फैक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। तो वो कमांडर कहता ये सन ऑफ अ बिच, ये क्या पागल हो चुका है क्या, और तुम्हें लगता है क्या तुम किससे बात कर रहे हो? और वो वाइस कमांडर कहता हमसे पंगा मतलब, क्या तुम मरना चाहते हो? आगे वुमन कहता मैंने सुना कि तुम ही थे जिसने कि उस पीले बाल वाले बंदे को जहर दिया था और उसने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की थी उस जहर से, तो आखिर अब उसकी सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी, नहीं? और वो वाइस कमांडर कहता तुम वही बच्चे हो। लेकिन तभी वुमन उसका गला पकड़ लेता है और वो बंदा कहता हाँ आखिर ये कब? और वो कमांडर कहता ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। वुमन कहता कि तुम एक ऐसे परिवार को मारने की कोशिश कर रहे थे जिसने कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत भी नहीं किया, और आखिर तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तो वो सामने वाला बंदा कहता रुको रुको, और तभी कुछ सिपाही आते दरवाजा खोलकर और कहते आखिर चल क्या रहा कमांडर, और हमने कुछ आवाज सुनी। और वो कमांडर कहता कि ये बास्टर्ड, ये हमारे स्मोक स्क्रीन फैक्शन से इसके कोई दुश्मनी और इसको मार दो तुरंत। तो सारे सिपाही वुमन की तरफ जाते हो कहते चलो और उसको मार डालो। और वुमन कहता कि ये लोग हमेशा झुंड में ही आते, और वो भी अपनी तलवार निकालता है और उस कमांडर को छोड़कर और बाकी सभी लोगों को मारने लगता है एक और बेहोश कर डालता है। वाइस कमांडर कहता आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, ये बस एक ही तो बच्चा है। और कमांडर कहता है कि साथ में मिलकर उस पर हमला करो, और सभी लोग साथ में वुमन की तरफ बढ़ते। तो वुमन वापस अपनी तलवार निकालता और उनके पैरों के ऊपर ही मारता सबके, और सबके पैर पर मारकर उनकी हालत खराब कर देता है। और सभी लोग अपने पैर पकड़कर चिल्ला रहे होते हैं, कहते सन ऑफ अ बिच मेरा पैर। और वुमन कहता अब समय बर्बाद करना बंद करो और मेरी तरफ आ जाओ तुम लोग भी। तो दूसरे जितने भी लोग थे वो भी कहते ये बच्चा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, और यही चीजें रिपीट करते उसकी तरफ बढ़ते, लेकिन वो हवा में उड़कर गिर रहे होते। और बाहर की तरफ जो लड़की पहले वुमन का पीछा कर रही होती है वो देख रही होती है, कहते तो ये ऑलरेडी शुरू भी हो गया, और वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो टेक्निक वो इस्तेमाल कर रही है तो कुंदलन फैक्शन के डिवाइन मिराज स्टेप है, नहीं? और कोई शक नहीं कि वो एक एक्सपर्ट है। और आगे वो कहती कि अरे यार, और मुझे कोई शक नहीं कि आखिर इसीलिए वो मेरे साथ में ऐसे खेल पा रहा था ना, जर्क कहीं का। और तभी हम वापस देखते हैं कि वुमन के वहां का सीन, सभी लोग अपने पैरों पर पकड़कर बैठे होते और एक बंदा कहता कमांडर, और ये बच्चा हमारी ताकत से ऊपर का है। और वो कमांडर कहता तुम घटिया बेवकूफो कहीं को, और बस तुम एक बास्टर्ड से हार गए सभी लोग। और वाइस कमांडर कहता कि कमांडर प्लीज, और उस बच्चे को मार दीजिए। और वुमन कहता तुम लोग अभी यहाँ पर देखना बंद करो और मेरी तरफ आओ। कमांडर कहता कि हाँ, और ऐसा मेरे वहां पर जाकर इस जैसे छोटे बच्चे को हराने का कोई पॉइंट नहीं है, और वाइस कमांडर जाओ और तुम इससे निपटो। वाइस कमांडर कहता हाँ क्या मैं? और तभी वुमन अपनी जगह से गायब होता है और अपनी तलवार से उस वाइस कमांडर के कंधे पर एक मारता है। और हाँ मैं बता दूं, अभी तक उसने अपनी तलवार से मयान को हटाया तक नहीं है, और ऐसे उन लोगों को किसी को खून तक निकला अभी तक। और वो वाइस कमांडर कहता अरे नहीं, मेरा कंधा अलग हो गया। और वुमन कहता अब बस तुम ही अकेले बचे हो। तो वो कमांडर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करते कहता बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन तुम मेरी कुल्हाड़ी के सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। और वुमन उसके सामने डॉज किए जा रहा था उसकी कुल्हाड़ी को, और दूसरे लोग कहते जैसी उम्मीद थी कमांडर से, और वो उस सामने वाले बास्टर्ड को वापस हमला करने का एक मौका भी नहीं दे रहे। और दूसरा बंदा कहता कि वो एक चूहे की तरह डॉज किए जा रहा है बस। और वुमन वो देखते कहता इम्पॉसिबल। और वो कमांडर कहता क्या हुआ, और तुम डरे हुए लग रहे हो, और फाइनली क्या तुमने रियलाइज किया कि असली डर क्या होता है? और वुमन मन में सोचा क्या बस इतना ही? और मुझे लगा था कि जो स्मोक स्क्रीन फैक्शन का कमांडर होगा उसके अंदर कोई छुपी हुई ताकत होगी, लेकिन उसके जैसा कोई कमजोर इंसान, ये कारण है कि बहुत सारे लोग जहर से मारे गए, और ये तो कितनी बेकार चीज है। और तभी वो अपनी तलवार की मयान हटाता है और सामने वाले बंदे की कुल्हाड़ी को काट देता है। और वो बंदा, वो कमांडर देखता रह जाता है, और वुमन कहता है तुम आज के बाद में वापस कभी बोल नहीं पाओगे और ना ही अपने हाथों में कुल्हाड़ी ले पाओगे।
और उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर वार करता है और बाद में उसके हाथ मुंह वगैरह टूट जाते हैं, जबड़ा वगैरह, और वो कमांडर कुछ बोल भी नहीं पाता है। वाइस कमांडर कहता है अरे नहीं हमारे कमांडर, दूसरे लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, और आखिर उसने उसको कैसे हरा दिया। और वुमन उस वाइस कमांडर से कहता है कि ओए, और वाइस कमांडर कहता है आखिर क्या हुआ सर। वुमन कहता है कि वो जहर आखिर वो किसने बनाया था, क्या वो तुमने बनाया था। तो वाइस कमांडर कहता उसके बारे में वो, और लेकिन तभी एक हम देखते हैं सुई आती है और वो वुमन के गले में लगती है। और वुमन कहता है 1 मिनट, और ये जहरीली सुई। और सामने वाला वाइस कमांडर कहता है कि और तुम फंस गए नहीं। और वुमन कहता है शिट, और वो मन में सोचता मैंने अपनी सावधानी हटा ली थी यार, और मैं थोड़ा लापरवाह था। और बाद में वो सुई को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं अपने अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर के इमोर्टल आर्ट का इस्तेमाल करूंगा इससे पहले कि जहर फैल जाए, और अपनी ची का इस्तेमाल करता है, और जिससे कि वो सुई भी गायब हो जाती है और वो जहर भी हट जाता है। और वुमन कहता तो तुम वहां पर हो, और इसी के साथ में वो एक बंदे की तरफ बढ़ता है और उसका गला पकड़ लेता है। सामने वाला इंसान कहता आखिर तुम्हें कैसे पता चला। वुमन कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर से जहर की गंध आ रही है और तुम ही ने वो जहर बनाया था राइट। सामने वाला बंदा कहता है कि क्या जहर तुम पर काम नहीं करता क्या, और आखिर कैसे। वुमन कहता है क्या तुमने कभी ये सोचा भी है कि जो तुम जहर बनाते हो वो कितना ज्यादा खतरनाक है और उसके कारण कितने लोग उनकी हालत खराब होती है और मारे जाते हैं। और सामने वाला बंदा कहता मैंने वही चीज की थी जो मैं कर सकता था। वुमन कहता तो मैं ये पक्का करूंगा कि तुम ये वापस कभी ना कर पाओ। और इसी के साथ में वो सामने वाले बंदे के दोनों हाथ और पैरों को काट देता है। और बंदा कहता अरे नहीं मेरे हाथ में हिला नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ में वुमन कहता है कि अगर मेरे पिताजी या भाई ने वो जहर पिया होता तो वो पक्का मारे जाते, और मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ तुरंत, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी जान ले नहीं रहा हूँ। और उस बंदे को नीचे फेंक देता है। वो वाइस लीडर वहां से जाते हुए सोचता है कि अब मेरा चांस है और सन ऑफ ए बीच में ये कभी नहीं भूलूंगा। तो वुमन उसके पीछे आते कहता है आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और सामने वाला वाइस लीडर डर जाता है। वुमन कहता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो तुम तो और भी घटिया इंसान हो, और आखिर तुम जहर इस तरह से किसी को भी कैसे दे सकते हो, अनफॉरगिवेबल। और वाइस लीडर कहता है कि 1 मिनट रुको मैं और तभी वुमन उसका बचा हुआ कंधा तोड़ते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारा दूसरा कंधा भी तोड़ दूंगा, और मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं ले रहा हूँ, और लेकिन अगर तुम ऐसी घटिया चीजें वापस करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वो वाइस कमांडर कहता समझ गया सर, और प्लीज मेरी जिंदगी छोड़ दीजिए। और वुमन कहता यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग सुन लो, और ये मैं आज के दिन तो इसको ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कभी भी नोबल लीग व्यापारी ग्रुप को चोट पहुंचाओगे और या फिर वुनहान में कभी भी आओगे तो मैं वापस आकर हर एक को मार दूंगा, और मेरे शब्द याद रखना, समझ गए। और सभी लोग कहते हैं ठीक है सर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की शाम हो चुकी होती है, और वुमन वो वहां पर स्मोक स्क्रीन फैक्शन के सामने वाला गेट तोड़कर बाहर निकलता है और गुस्से में बोल रहा था कि मैं सच में उन सभी लोगों को नर्क में भेजना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी, और मैं भी उन जैसा बनना नहीं चाहता, और इसीलिए अभी के लिए इतना काफी होगा। और जब वो सामने देखता है तो 3 लोग खड़े होते और एक बंदा कहता है ये इंसान जो कि स्मोक स्क्रीन फैक्शन को तोड़कर निकला है, नहीं मेन गेट से। और वुमन उनको देखते हुए सोचता है आखिर ये लोग कौन है, और क्या वो लोग भी स्मोक स्क्रीन फैक्शन से जुड़े हुए क्या। और वो लोग ताकतवर तो है, लेकिन मुझे उनके अंदर से किसी तरह की बुराई महसूस नहीं हो रही है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो जो लड़की वुमन का पीछा कर रही होती पहले, वो कहती तुम विंड ब्लेड ग्रुप हो राइट, और तुम बहुत ज्यादा देरी से आए हो। अनफॉर्चुनेटली वो जो इंसान है उसने ऑलरेडी स्मोक स्क्रीन फैक्शन को हरा दिया है और खत्म कर दिया है। वुमन कहता हाँ तुम। और आगे हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि जो जस्टिस कोलाइजेशन है, मतलब जस्टिस सेक्ट, इसमें अलग अलग लीग है जो उभरते हुए सितारों की बनी होती है और जो कि 30 साल से कम उम्र के होते हैं। और उसमें 5 ब्लेड है जो कि हेवनली जस्टिस की है, और गोल्डन ब्लेड ग्रुप, इसी तरह से विंड ब्लेड, फ्लेम और पानी और अलग अलग लकड़ी वगैरह ऐसे। और ये जो लीग है ये 5 डिफरेंट ग्रुप से बनी होती है, और उनमें से जो ज्यादातर होते हैं उनमें से एक जो हेड होता है वो हेवनली जस्टिस का अभी का जो है वो ब्लेड लीडर है। और जो क्वांटिपल ब्लेड लीडर है वो हर 3 साल में चुना जाता है, और वो अलग अलग मेंबर की ताकत और अचीवमेंट देखकर उनमें से एक को चुना जाता है। तो जितने भी 5 ब्लेड ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट हासिल करने के लिए। और ये नेचुरली था कि उनके ग्रुप के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन होगा, और क्योंकि एक जो लीडर होता है वो लीडर बनना एक सबूत होता था कि तुम ये उभरते हुए सितारों में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग में से एक हो। लेकिन जो विंड ब्लेड ग्रुप था वो बाकी सबसे अलग था, और इसके जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा अलग थे और उनकी बॉडी थोड़ी कमजोर थी। लेकिन और विंड ब्लेड ग्रुप के एक भी मेंबर ने कभी ये रिजल्ट वगैरह पाने के बारे में सोचा भी नहीं था, बस ये एक जिहान नाम का जो लड़का था उसके सिवाय, और जो कि बस चीफ था और एक इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अच्छा सा इंसान था। और वो इन दोनों बंदों को भी अपने साथ में जबरदस्ती लेकर आया था, मूबी और पैंग को। और तो ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। एक बंदा कहता वो कितनी शर्म की बात है नहीं, और हमारे चीफ यहाँ पर इतनी दूर तक आए और इतनी ज्यादा पॉइंटलेस चीज के लिए, और हमारा समय बर्बाद हो गया। और वो चीफ मन में सोता ये बच्चा, और वो कहता वही क्या तुम थे जिसने कि स्मोक स्क्रीन फैक्शन पर हमला किया। और वुमन मन में सोता हाँ, और वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैंने कोई गलत काम किया हो। वुमन कहता सही कहा। सामने वाला इंसान कहता तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम सोंग वो मून है। और वो कहता है सामने वाला इंसान कि तुम्हारा फैक्शन। वुमन कहता फैक्शन, मैं किसी फैक्शन में नहीं। तो सामने वाला इंसान कहता तुम फैक्शन में तो तुम अकेले काम करते हो क्या। वुमन कहता कि मैं
नोबल ली के व्यापारी ग्रुप के अंदर एक बैग उठाने वाले बच्चे के रूप में काम करता था कुछ समय पहले तक। और एक इंसान हंसने लगता और कहता, हाँ बैग उठाने वाला बच्चा। और वो चीफ कहता, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? और मैंने ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी नहीं सुना, और एक बस बैग उठाने वाला एक स्मॉल स्क्रीन फैक्शन को अकेले कैसे हरा सकता है? वुमन कहता, ना ही मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा और ना ही झूठ बोल रहा हूँ। और सामने वाला बंदा कहता, तुम्हारा मास्टर कौन है? वुमन कहता कि मेरा कोई मास्टर है तो सही, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता है। सामने वाला बंदा कहता, तुम्हें अपने मास्टर का नाम भी नहीं पता है? वुमन कहता, करेक्ट। और मेरा मानना यह है कि वो 3 किंगडम वाले एरा, मतलब कि इतने पुराने जमाने का है, और वो ऑलरेडी स्वर्ग में पहुंच चुके होंगे। तो आखिर तुम बार बार में मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? और वो चीफ कहता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई फैक्शन नहीं है, ना ही कोई मास्टर, और लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ी समझते हो और हर एक बार तुम झूठ बोले जा रहे हो, और इससे ये तो मुझे एक चुनौती के रूप में मैं लूंगा। और वुमन मन में सोचता है कि वो सच में एक बेवकूफ़ की तरह खुद ही अलग अलग जवाब बनाए जा रहा है अपने मन में, तो मैं भी अब अपने आप को और नहीं रोकूंगा। और वुमन कहता है कि मेरा मानना यह है कि मैंने जो कहा है वो झूठ नहीं है, तो आखिर तुम क्या बोलोगे? अगर मैं तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूँ तो तुम क्या ही कर लोगे? तो वो चीफ कहता कि हाँ, और जरा इसको देखो तो सही, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गुस्सा दिलाने की? मैं जियाओ जिचियन, जो कि विंड ब्लेड ग्रुप का एक चीफ हूँ। वुमन कहता, हाँ, और क्या तुम्हें सच में अपने ही मुंह से यह बताना पड़ता है कि तुम उसके चीफ हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि खुद की तारीफ खुद के मुंह से करते हो? और वो चीफ कहता है कि ठीक है चलो, और लगता है कि हमें इसी तरह से करना होगा, अपनी तलवार निकालो और मैं तुम्हारा अभी टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और आगे हम देखते हैं कि पीछे एक बंदा सोच रहा होता है कि लगता है कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही मेरे और मूवी के सामने, और शायद ऐसा खास करके इसलिए क्योंकि वो स्मोक स्क्रीन फैक्शन को खुद नहीं हरा पाया, और लगता है कि मैं भी ये थोड़ी लड़ाई देखकर मजे करूंगा। और वुमन कहता है कि मैं अपनी तलवार निकालूंगा, और तुम कोई ऐसे नहीं है जो कि मेरी तलवार निकाल कर लड़ने के लायक हो, और चलो मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारे जो विंड ब्लेड ग्रुप का चीफ है उससे मैं बस अपने मुक्कों से लड़ूंगा। तो वो चीफ कहता है कि हाँ, मैं पक्का करूंगा कि तुम अपने इन शब्दों पर पछताओ। और आगे कहता है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं भी अपने हाथ से लड़ूंगा, और मैं अपनी एक पाम स्टाइल तुम्हें दिखाऊंगा। और वो जो लड़की होती है वो मन में सोचती है कि जो विंड ब्लेड ग्रुप का चीफ है वो जियाओ क्लैन का है, और ज्यादातर उनके जो लोग होते हैं वो पाम स्टाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। और वो मुन, तुमने अभी जो मुक्के मारने वाली बात कही तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा अब तो। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो चीफ एक गोल्डन सर्पेंट प्लाम का इस्तेमाल करता है टेक्निक का, और वुमन उसके हमले को डॉज करता है, और मन में सोचता है कि ये जो पाम स्टाइल है ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि ठीक ठाक ही है, लेकिन चलो अब देखते हैं कि आखिर मेरे नाना जी की पाम स्टाइल से कितनी ज्यादा अलग है। और आगे वो सामने वाला इंसान कहता है कि तुम बस डॉज करके नहीं जीतने वाले, और ये बस कुछ ही समय लगेगा इससे पहले कि तुम थक जाओगे और मेरे हाथ से तुम्हें एक पड़ेगी। और वो सामने वाली लड़की मन में सोचती है कि जो जीचियन है उसको पता नहीं सामने वाले इंसान की ताकत कितनी है, और इसीलिए उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डॉज कर रहा होगा, लेकिन वो बात नहीं है। और ये जो चूहे जैसा बास्टर्ड है वो मून, ये उस जीचियन की पाम स्टाइल को एनालाइज कर रहा है और सही पल का इंतजार कर रहा है। और आगे वुमन उसके हमले को देखते सोच रहा होता है कि अब मैं समझ सकता हूँ, और ये कारण कि उसके जो स्टेप्स एकदम से तेज हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने दुश्मन को एक दिशा में फंसाना चाहता है, और इसका मतलब कि जो पहले वाले कदम होते हैं और अभी वाले कदम सब कनेक्टेड है। और वो लड़की मन में सोच रही थी कि ये वुमन इसको एंजॉय कर रहा है और हर एक चीज को वो एनालाइज कर रहा है, और जो जीचेन है उसको भी अभी कुछ तो समझ में आना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है नहीं। और वो चीफ मन में सोच रहा था, एक मिनट रुको, और आखिर ये चल क्या रहा है, और मुझे गुस्सा आ रहा है यार, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे अपना वो किलिंग स्टेप इस्तेमाल करना ही होगा। और इसी के साथ में वो एक और दूसरी पाम टेक्निक इस्तेमाल करता है और वुमन की छाती पर हाथ लगाता है। और वुमन मन में सोचा कि उसने अपने स्टेप्स को इतनी जल्दी बदल लिया और सीधा मेरे दिल पर हमला किया, और वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है इस्तेमाल करने में पाम टेक्निक, लेकिन फिर भी मेरे नाना जी के पाम टेक्निक से तो यह कई गुना ज्यादा पीछे है। और तभी वुमन अपनी जगह से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम सच में उन जो पहले में स्मोक स्क्रीन फैक्शन वाले उन बड़े मुंह वालों से लड़ा था उनसे काफी ज्यादा बेहतर हो। और वो चीफ मन में सोचा, मुझे लगा था कि वो वापस हमला नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको चांस नहीं दे रहा था, लेकिन वो बस अपनी मर्जी से हमला नहीं कर रहा था, और उसने मुझे पूरा बेवकूफी बना दिया यार, और बिना किसी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किए बिना। और आगे वो सामने वाला बंदा कहता, सन ऑफ अ बीच, और मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो गोल्डन स्नेक पियर्सिंग बोल्डर का इस्तेमाल करता है। और आगे एक बंदा कहता है कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और वो सच में क्या उसको मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बंदा मन में सोचा है कि वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि हम ये देख रहे थे और हमें भी जरूर बीच में पड़ना होगा उस वुमन नाम के बंदे को बचाने के लिए, और लगता है कि वो इस तरह से मरना डिजर्व नहीं करता यार, क्योंकि उसने हमारे लिए काम भी तो किया है, और ये सब कुछ तो हमारे इस चीफ की ही गलती है। और वो लड़की मन में सोच रही थी कि हाँ, और विंड ब्लेड का जो कमांडर है वो सच में बहुत ही ज्यादा तुम्हारी रेपुटेशन के पे ऊपर डेंट डालने वाला है, और यहाँ तक कि गोल्डन स्नेक पियर्सिंग वो जो टेक्निक है वो भी वुमन को मारने के लिए काफी नहीं होगी। और हम देखते हैं कि बहुत सारे पाम वुमन की तरफ बढ़ रहे होते हैं हमले के लिए, और वुमन उनको डॉज करते हुए मन में सोचा कि जो उसके पाम स्टाइल का ऑरा है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, और अब वो सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो चलो मैं भी तुम्हें अपनी पाम स्टाइल दिखाता हूँ, और साथ ही में मैं अपनी विंड फ्यूरी पाम को भी अपनी स्टाइल में इस्तेमाल करूंगा। और वुमन अपने नाना जी की तरह पाम स्टाइल इस्तेमाल करता है, और सामने वाला बंदा वो देखकर चौंक जाता है
और उसके एक हाथ से टकराकर दूर जाकर गिरता है। और दूसरे सभी लोग देखते रह जाते हैं और कहते हैं कि वाह, और आखिर ये क्या था यार। और वो बस एक ही ब्लो में नीचे बेहोश हो गया। और वुमन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से बेहोश हो जाएगा, तो क्या अब तुम दोनों मुझसे लड़ने वाले हो? तो सामने वाला एक बंदा कहता नहीं नहीं, और हम तुमसे नहीं लड़ने वाले। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, हमने लगा था कि तुम यहाँ पर मरने वाले थे, और लेकिन लगता है कि हम फालतू में गलत इंसान की चिंता कर रहे थे यार। और वुमन उनको देखते हुए सोचा कि ये दोनों उस बंदे से काफी ज्यादा अलग है यार। और इसी के साथ हमारा वुमन वहां पर उन 3 बंदों में से एक के चीफ को हरा देता है। तो आगे वो कहता क्या तुम दोनों भी अब मुझसे लड़ने वाले हो? तो एक बंदा कहता नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं लड़ने वाले। और दूसरा बंदा भी काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। वुमन मन में सोचा कि ये दोनों उस बंदे से काफी ज्यादा अलग है यार। और आगे एक बंदा कहता अब मुझे इसको अपनी पीठ पर उठाकर जाना पड़ेगा यार, कितनी बेकार चीज है। और दूसरा बंदा कहता मुझे तुम पसंद आया, और मुझे लगा था कि तुम मुझसे कमजोर थे जब मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा, और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मैं तुमसे वापस कभी लड़ना चाहूंगा अगर हम फिर कभी मिले, और चलो अगली बार मिलते हैं। और वहां से वो जाने लगते। वुमन कहता क्या, और वो लोग बस ऐसे ही जा रहे। और वुमन मन में सोता लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी उसकी पाम स्टाइल से। और आगे कहता ओ हेलो, और मैंने सुना तो था कि तुम मेरे भाई की काफी ज्यादा नजदीक की दोस्त हो नहीं, और सॉरी लेट इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरा नाम संग वुमन है, और हम दोनों माउंट के उस दिन ग्रुप में मिले थे पता है। और वो लड़की कहती कि हाँ, और वो मन में सोती हाँ, और उसने मेरे साथ में ऐसा मजाक किया और मुझे वहां पर भागते समय पीछे छोड़ के चला गया। और अब वो ऐसा नाटक करा जैसे कुछ हुआ नहीं, और अनोइंग कहेगा। और वुमन को तो पता भी नहीं है ये सब कब हुआ। और आगे वो लड़की कहती हाँ, और अपना मुंह फेर लेती है। वुमन मन में सोचा क्या ये इंसान भी यहाँ पर स्मोक स्क्रीन फैक्शन को हराने के लिए आई थी क्या, और इसीलिए वो गुस्सा है। और आगे वुमन मन में सोचा कि वेल चलो, उसके भी खुद के कुछ कारण होंगे। और आगे कहता ठीक है चलो, तो मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। और वो लड़की मन में सोची हाँ, और वो बिना मुझसे माफी मांगे यहाँ से जा रहा है, और एटलीस्ट उसको सॉरी तो बोलना चाहिए ना मेरे साथ में ऐसा मजाक करने के लिए। लेकिन वो मुन वहां से कूद के चला जाता है। वो लड़की मन में सोचती कि वापस वही मूवमेंट टेक्निक, और ये बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और वो मुन तुम कचरे कहीं के। और हम देखते कि वो मुन वहां से कूद कर भागे जा रहा होता है हवा में ही। और वो बोल रहा होता है कि हाँ, विंड ब्लेड ग्रुप। और यहाँ पर बहुत सारे अजीब लोग थे, लेकिन लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर स्मोक स्क्रीन फैक्शन को ही टारगेट कर रहे थे। और यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि उनको मारने के लिए आगे बढ़े जा रहे। और अच्छी बात यह कि मैंने स्मोक स्क्रीन फैक्शन को अपने हाथों से हटा लिया जब तक कि वो वहां पर पहुंचे उससे पहले। और अब वो लोग आज के बाद में कभी भी मेरे परिवार को हाथ नहीं लगाएंगे। और जब वो मुन वहां से ये सब बोलते हुए जा रहा होता है, तभी वहां पर झाड़ियों के अंदर कोई होता है, और वो बोलता है कि सॉन्ग वो मून। और हम देखते हैं कि वापस उस रेस्टोरेंट में वो क्या कहता है कि ब्रदर आखिर तुम कहाँ गए थे? वो मैंने कहता ओह मुझे कुछ अर्जेंट काम था। और उनके नाना जी आते कहता कि तुम स्मोक स्क्रीन फैक्शन में उनसे मिलने गए थे? नहीं, मैं पक्का कह सकता हूँ। वो मुन कहता ओह, तो आपको ये समझ में आ गया नाना जी? और वो क्या कहता कि 1 मिनट, और स्मोक स्क्रीन फैक्शन तो? और जेंग वांग कहता कि तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुमने उन सबसे निपट लिया। वो मुन कहता कि हाँ, और आज के बाद में वो कभी भी हमारे परिवार पर हाथ भी नहीं डाल पाएंगे। जेंग वांग कहता कि चलो बहुत अच्छा काम किया, और अब हमारे सारे वो सामान वगैरह हमने पैक कर लिया, और हम लोग कल के दिन यहाँ से निकल लेंगे। वुमन कहता ठीक है। और जब वुमन वहां से जा रहा होता है तो वो कैंग उसको देखते हुए मन में सोचता कि उसने अकेले ही स्मॉल स्क्रीन फैक्शन को हरा दिया, और वो सच में वही सेम इंसान नहीं जिसको मैं एक बार जानता था। और आखिर वो आगे चल के कितना ताकतवर होगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उनके नाना जी सुबह बोलते चलो, और अब हम लोग एनहुई प्रोविनेंस की तरफ जाने वाले हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन के पिताजी रो रहे होते हैं और कहते हैं कि अलविदा मेरी बहुत ही ज्यादा प्यारी इन, और मेरे रेस्टोरेंट, और मेरी पूरी जवानी तुम ही थे। और उसकी वो बीवी वुमन की मम्मी बोलती है कि डियर, और मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन प्लीज रोना बंद करो, और तुम कितने दिनों से रोए जा रहे हो। वो क्या कहता है कि चलो, और अब मुझे भी माउंट ग्रुप में वापस जाना चाहिए, और प्लीज और सुरक्षित सफर करना। तो उसकी मम्मी कहती कि और वो क्या, तो तुम भी अपना ध्यान रखना। और वुमन के नाना जी कहते चलो, और हमसे आयरन ब्लेड हाउस में मिलने आना अगली बार। और वुमन कहता कि चलो, और किसी को भी अब इधर उधर तुम्हें धक्का मारने मत देना, और तुम्हें नीचा मत दिखाने देना, और एकदम हेल्थी रहना, समझ गए? वो क्या कहता कि हाँ समझ गया, और मैं मम्मी पापा को तुम्हारे साथ में छोड़ के जा रहा हूँ। वुमन कहता हाँ चिंता मत करो। और इसी के साथ में वो अलविदा बोलता है। और आगे हम देखते हैं कि जेंग वांग कहता चलो, तो अब हमें भी जाना चाहिए नहीं? और वुमन कहता कि हाँ बिल्कुल नाना जी। और वुमन के पिताजी रोए जा रहे होते और कहते कि मेरी प्यारा रेस्टोरेंट। और उसकी बीवी बोलती है रोना बंद करो, और तुम वो कैंग के लिए भी नहीं रो रहे हो, अपने बेटे के लिए, और क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हारे बच्चे से ज्यादा कीमती है? और हम देखते हैं कि वुमन के पिताजी कहते वो बेसिकली मेरे बच्चे जैसा ही है। और जेंग वांग कहता कि तो वो यहाँ पर आ गया। वुमन कहता हाँ कौन? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो लेडी युवान आती है और कहती है कि बहुत अच्छा दिन रहे तुम सभी का। और उसका अंकल भी आता है। जेंग वांग कहता है कि चलो तुम बिल्कुल सही समय पर ही आए हो। और वो लड़की कहती हाँ मास्टर। और वुमन कहता क्या कहा उसने, मास्टर? और जेंग वांग कहता कि हाँ, और मैंने शियोन को अपनी डिसाइपल बना लिया है, और अब से वो मेरी स्टूडेंट है। वुमन मन में सोचता है कि जहाँ पर उन व्यापारियों के ग्रुप के साथ में जो हुआ था, मुझे लगा था कि मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा वापस, और लेकिन वो मेरे नाना जी की स्टूडेंट बन गई एक। और हम देखते हैं कि वुमन की मम्मी बोलते लेकिन आखिर तुम क्या करने वाले हो यहाँ पर? और देखा जाए तो
वो उम्र में हमारे वुमन से छोटी है, लेकिन अगर वो तुम्हारी स्टूडेंट बनेगी तो वो सेम कही जाएगी मेरे और मेरे हस्बैंड के जैसी, क्योंकि हम लोग भी तुम्हारे स्टूडेंट है। और वुमन मन में सोचा हाँ, और मुझे लगा था कि वो मुझसे ज़्यादा उम्र वाली होगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, लेकिन वो मुझसे कम उम्र की है। और जैंग वांग कहता चलो, और तुम हमेशा पहले ऐसे ही चीज़ें बातें करती थी ना, नहीं, और हमारे आयरन ब्लेड के हाउस में तुम इसी की शिकायत करती थी कि ये जो वंश वगैरह की बातें होती थी, लेकिन अब तुम उन्हीं की तरह बातें करने लगी हो वापस। और चलो, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि शियोन मेरी नहीं और तुम्हारी स्टूडेंट है, ऐसा समझ लेना। और तुम शियोन, अब से मुझे तुम ग्रैंड मास्टर बुलाना। और वो उसकी बेटी बोलती है कि ठीक है। और चलो, आखिर तुम इतने समय के बाद में भी बिल्कुल नहीं बदले, और सब तुम हमेशा भी अपनी मर्जी के जैसे कुछ भी करते हो। और शियोन कहती ठीक है, तो क्या मुझे संग वुमन को अपना सीनियर डिसाइपल बनाना है? और आगे वो कहती है कि तो अब से मुझे क्या वुमन को अपना सीनियर स्टूडेंट मतलब कि सीनियर डिसाइपल बुलाना चाहिए, और उसके माता पिता को मास्टर्स, और क्या ये ठीक रहेगा ग्रेट मास्टर? तो जैंग वांग कहता कि हाँ ये अच्छा रहेगा, और चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और वुमन की मम्मी कहती हाँ ठीक है। वुमन कहता आखिर नाना जी आप यहाँ पर लीडर से कब मिले और उसको अपनी स्टूडेंट कब बना लिया? तो शियोन कहती है कि तुम्हें अब मुझे लीडर बुलाने की जरूरत नहीं, और प्लीज मुझसे अब ऐसे अच्छे से बात करना, और मुझे सिस्टर योन ही बुलाना। वुमन कहता है हाँ ठीक है चलो, तो अब से मैं वही करूंगा। और आगे वो कहती है और हाँ, तुम्हें इतना ज्यादा मुझसे अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है, और अब तुम मेरे एक बड़े भाई जैसे हो। वुमन कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और आगे वो शियोन कहते हैं कि प्लीज, और हो सके उतनी जल्दी ये सारी चीजें करना। और वुमन कहता हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बोला तो सही। और आगे वो कहता लेकिन जूनियर सिस्टर, और आखिर क्या ये ठीक रहेगा कि तुम हमारे साथ में आ रही हो? और तुम्हारे व्यापारी ग्रुप का क्या? तो शियोन कहते कि अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है हमारे ग्रुप के नाम पर, तो और हमने यहाँ पर हमारा जो घर वगैरह था सब बेच दिया, और जो उससे आधा पैसा मिला था वो उन लोगों को दे दिया जो अंत तक हमारे साथ में रहे थे। और बाद में हमने डिसाइड किया कि हम ग्रेट मास्टर मतलब कि तुम्हारे नाना जी को फॉलो करेंगे एनहुई के अंदर, जहाँ पर कि तुम्हारा आयरन ब्लेड हाउस है। और जो भले जो ग्रेट मास्टर है उन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आखिर हम लोग वहां पर जाकर क्या करेंगे। वो मन कहता है ऐसी बात है, और वो मन में सोचता है ये अच्छी बात है कि लगता है कि वो अपना पुराना जितना भी दुख है वो भूल गए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसको थोड़ा बहुत उसके दिल में बोझ है। और उसके नाना जी कहते चलो, और हमने सभी लोगों ने एक दूसरे को हेलो बोल दिया तो अब यहाँ से चल। और वुमन कहते हाँ, और तुम ऐसे हमारे बिना नहीं जा सकते यार। और वुमन की मम्मी कहती कि उसको जाने दो वुमन, और तुम्हारे नाना जी हमेशा ऐसे एक्साइटेड ही रहते। और इसी के साथ में एक दिन, 2 दिन, और ऐसे तीसरा दिन वो लोग अभी भी घोड़े पर ही होते। और जैसे जैसे समय जा रहा था वो लोग अलग अलग रोड पे से जा रहे थे। अभी वो जियांगजी से होते हुए एनहुई के बॉर्डर तक जा रहे थे, और हम एनहुई के बॉर्डर के एक लोकेशन का सीन देखते जहाँ पर की एक सिटी थी। और वहां पर उनके नाना जी कहते चलो, और आज के दिन यहीं पर लॉज में रुकते और अपने घोड़ों को आराम करने देते। और इसी के साथ में हम देखते कोई बोलता कि आखिर मुझे पता नहीं था कि ये इतना दूर होगा यार। और वुमन कहता कि मैं थक गया। और शिवन कहते कि हम लोग ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच ही गए हैं। और वुमन के पिताजी कहते शहर काफी ज्यादा बड़ा है और मैं इधर उधर थोड़ा देख कर आता हूँ। और वुमन कहता क्या पिताजी थके नहीं क्या? और यहाँ तक कि हमारे घोड़े भी थक गए। और वुमन के पिताजी जाते उधर बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है। वुमन की मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पिताजी एक इंसान जैसे है ही नहीं, और ये सच में कोई सरप्राइजिंग नहीं मेरे लिए तो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर उसके पिताजी बैठे हुए बोल रहे थे कि वाह, और यहाँ की ड्रिंक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, और मुझे जब मैं अपने रेस्टोरेंट चला रहा था तो कभी भी ड्रिंक करने का समय ही नहीं मिला था ठीक से, और सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और वो रोते हुए सोच रहा था कि मैं अपने पिताजी की वो स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान कई बार लगभग मारा ही जा चुका था, और अच्छी बात है कि मैं जिंदा बच गया यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि नाना जी बोल रहे थे कि मुझे आज योन सियोन को ट्रेन करना है और इसीलिए तुम आज आराम करो। और वो बोल रहा था कि चलो अच्छी बात है कि आज के दिन तो छुट्टी मिली, और आज के दिन की रात को मैं अच्छे से एंजॉय करूंगा। और इसी वुमन के पिताजी एक जगह पर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते, तो वहां पर कोई लड़की बोल रही थी कि फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, और प्लीज सर हमसे कुछ फूल ले लीजिए। और एक बंदा कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं, यहाँ से चली जाओ। और वुमन के पिताजी वो देख रहे होते, और वो लड़की बोल रही थी प्लीज कुछ फूल खरीद लीजिए। और वो वुमन के पिताजी मन में सोच रहे थे कि यहाँ पर एक लड़की है इस टाउन में भी एक फूल बेचने वाली, और ये नॉर्मली अनाथ लोग होते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से होते हैं, और मैं भी उन्हीं के जैसा एक हुआ करता था। और एक आदमी कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं और यहाँ से चली जाओ, और उस लड़की को धक्का देता है, और वो लड़की कहती है हाँ सॉरी। और आगे वुमन के पिताजी कहते हैं हाँ ये बेदर्द बास्टर्ड, और चलो यहाँ पर आओ और मैं ये सारे फूल तुमसे खरीद लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि कोई उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया तुम रास्कल। और वो लड़की चिल्लाती और कहती है आखिर तुम कौन हो? आगे वो बंदा कहता है हाँ कौन? और इस कुतिया को पता भी नहीं कि हम लोग कौन है, और ये यहाँ पर ऐसे ही बिजनेस कर रही है, और तुम्हें एटलीस्ट मुझसे परमिशन लेनी चाहिए अगर तुम यहाँ पर बिजनेस करना चाहती हो, समझी? एटलीस्ट जाकर थोड़े बहुत अभी तमीज सीख कर आओ। और वो उनके पिताजी वो देखते हुए सोच रहे थे कि आखिर ये लोग कौन है। और तभी एक टकला बंदा कहता है कि हाँ, और इसके अंदर तो बस सारे मिलाकर भी एक टेल भी नहीं है। और वो लड़की कहती नहीं वो मेरे पैसे का बैग है, और रो रही होती है। वो टकला बंदा कहता है भगवान, और तुम्हें क्या लगता है कि ये एक प्रोटेक्शन मनी के लिए काफी रहेगा? और वो लड़की कहती मैं माफी चाहता हूँ, ये पहली बार था, और प्लीज मुझे इसके बारे में पता नहीं था और मुझे माफ कर दो। और वो टकला बंदा उस पर हाथ उठाने वाला होता और कहता कि घंटा माफ, और चलो आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। और तभी वो उनके पिताजी उसका हाथ पकड़ लेते और कहते इतना काफी है।
वो टकला बंदा कहता है कि हाँ, और आखिर ये बुढ़ा ओल्ड मैन, क्या तुम मरना चाहते हो क्या? दूसरा बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? लेकिन वो उनके पिताजी उन दोनों के ही मुक्के से मुक्का लड़ाते और उन दोनों के हाथ जैसे टूट जाते हो वैसे चिल्ला रहे होते। और उसके बाद में वो उनके पिताजी दोनों को ही एक एक मुक्का मारकर उड़ा देते वहां से। और आगे वो कहते कि हम तुम कचरो कहीं को, और अभी तुम किसी ऐसे से पंगा क्यों नहीं लेते जो तुम्हारे जैसे सेम साइज का होता है? और वो लोग वहां पर पड़े पड़े बेहोश हो जाते। और आगे वो उनके पिताजी कहते चलो तुम ये रख लो, और कुछ पैसे देते। वो लड़की कहती आखिर तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? तो वो उनके पिताजी कहते ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले वो काफी ज्यादा अच्छे, और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और हमेशा ताकतवर रहना और अपना सिर उठाकर जीना। और वो लड़की कहती थैंक यू, और इस सारे पैसे से मेरी मदद होगी। और आगे वो उनके पिताजी कहते चलो इतना काफी, और जल्दी से यहाँ से जाओ, इससे पहले कि वो लोग उठ जाए और रो रहे होते। आगे वो लड़की कहती ठीक है। और जब वो वहां से थैंक यू बोलकर जा रही होती है, और थैंक यू सो मच मिस्टर, तभी वुमन की मम्मी भी वहां पर आती है। और वुमन की मम्मी कहती है कि क्या हुआ डियर? तो उसके पापा बोलते हैं कि कुछ नहीं, और चलो वापस चलते हैं। और वो उनकी मम्मी बोलती है लगता है कि यहाँ पर कुछ तो है, और तुमने वापस कोई मुसीबत पैदा की नहीं? और आखिर वो वहां पर बेहोश पड़े हुए लोग कौन है? तो वुमन के पिताजी कहते कुछ नहीं यार, चलो यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो टकला बंदा होता है उसकी आंख खुलती है, और वो कहता चलो वो जा चुके, और अब मरे होने का नाटक करना बंद करो। और दूसरा बंदा भी कहता ठीक है। और आगे वो पहला बंदा कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की, और मैं उसको इतना पीटूंगा ना कि वो मर जाएगा। दूसरा बंदा कहता है लेकिन कैसे यार, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और उससे बस 2 बार मार पड़ने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर टूट चुका हो। तो वो टकला बंदा कहता है कि तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा जब तुम किसी ऐसे से लड़ना चाहो जो बस बहुत ज्यादा ताकतवर हो लेकिन बिना दिमाग का। और जो पहले वहां पर औरत आई थी वो उसकी बीवी थी नहीं, और हमें बस एक मौका ढूंढना होगा और उसकी बीवी को किडनैप करके उसको हॉस्टेज रखना होगा। और दूसरा बंदा कहता है कि वो बाहर वाले लोग लग रहे तो चलो, और मैं उनको फॉलो करूंगा और पता करूंगा कि आखिर वो कौन से लॉज में रात को रुक रहे। और दूसरा वो टकला बंदा कहता है कि हाँ तुम चले जाओ, जबकि मैं जाकर कुछ अपने बॉयज को लेकर आता हूँ यहाँ पर। और इसी के साथ में आगे हम देखते हैं कहीं पर कोई बोला था क्या ये सच में जरूरी है? तो दूसरा बंदा कहता है कि हम लोग तो बस ऐसे जाकर अंदर कूद कर, जबकि वो लोग वहां पर आराम कर रहे तभी उनको मारेंगे, हमें हॉस्टेज बनाने की जरूरत ही क्या है? तो टकला बंदा कहता है कि मुझे पता है कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन फिर भी ये सुरक्षित रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। और तभी एक बंदा कहता है वो यहाँ पर आ गया और वो बाहर आ रही है, और वो उनकी मम्मी वहां से बाहर से जा रही होती है। एक बंदा कहता है अब मैं इसको ठीक से देख रहा तो वो सच में काफी ज्यादा प्रीटी है। और एक बंदा कहता है आखिर वो कौन है? टकला बंदा कहता है कि आखिर उस बेवकूफ बंदे की बीवी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, और ये दुनिया कितनी अनफेयर है नहीं, और अब तो मेरा और दिमाग खराब हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है ये तो और भी ज्यादा बेहतर है, और हम लोग उस बास्टर्ड को मार देंगे और उसकी औरत को ले लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो सामने वाला जो एक बंदा होता है वो उसको देखता है, और उस बंदे को बहुत ज्यादा वो सभी लोग पीटते हैं और कहते हैं कि आखिर ये घटिया इंसान है कौन, और तुम्हें ये कहाँ से मिल गया इतना कचरा कहेगा, और मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि हम कभी भी ना ही किसी को मारेंगे ना ही रेप करेंगे। तो टकला बंदा कहता है कि बड़े भाई मुझे भी नहीं पता, हाँ, और आखिर मैंने इस जैसे घटिया इंसान को अपने साथ में लाया था, और मैं इसको बहुत ज्यादा पीट दूंगा और इसको बाद में कहीं नाली में फेंक आ जाऊंगा, तुम घटिया इंसान कहीं के। और आगे वो बंदा कहता है चलो, और तुम लोग अब ध्यान से रखना। तभी वो उनकी मम्मी पीछे आ जाती है और कहती तुम सभी लोग, मैंने तुम सभी लोगों को पहले वहां पर उस रेस्टोरेंट में देखा था, और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो एक बंदा कहता है 1 मिनट, आखिर वो करीब कब आए? टकला बंदा कहता है ये तो और भी ज्यादा बेहतर है, और बॉयज उसको पकड़ लो। और तभी हम देखते हैं कि वो उनकी मम्मी भी वहां पर कुछ देखती है, और थोड़े देर के बाद में कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, और उन सभी लोगों को पीटने के बाद में वो उनकी मम्मी बोलती है कि हाँ इस तरह के मर्द हर जगह पे होते हैं जहाँ पर भी तुम जाओ। और वो मुन कहता है कि मदर, और मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि तुम अभी कपड़े खरीदने जा रही थी, तो उसकी मम्मी कहती कि हाँ, और अब मैं जा रही हूँ, और तुम इन बंदों के साथ में कुछ भी ज्यादा टाइम पास मत करना। वुमन कहता ठीक है। और वुमन मन में सोचा कि मैं ऐसे ही पीछे खड़ा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर मम्मी कितनी ताकतवर होगी, और वो इनक्रेडिबल है यार। और तभी वो तीनों लोग वापस उठते और कहते आखिर क्या हुआ, और आखिर वो किस तरह की औरत थी यार। और टकला बंदा कहता आखिर वो इतनी ताकतवर कैसे है? वुमन कहता कि तुम पैथेटिक फूल्स। और तभी एक बंदा कहता हाँ तुम बच्चे कहीं के, और टकला बंदा कहता बॉयज, और इस बास्टार्ड को भी पकड़ लो। और वो मन एक गहरी सांस लेता है, और वापस हमें कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, और उन लोगों को वापस पीट कर वो मन ज्यादा कहता है कि चलो। और इसके कारण तो उनको थोड़ा बहुत दिमाग में लेसन आ गया होगा ना, भले वो कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो। और बाद में हम देखते हैं कि जब वुमन चला जाता है, एक बंदा चिल्लाता कि डोगडू, और तुम सन ऑफ अ बीच, और वो एक एक्सपर्ट था, और हर एक उनके परिवार वाला एक एक्सपर्ट है यार। और वो टकला बंदा कहता आखिर मुझे कैसे पता हो सकता है, और आखिर इस परिवार की प्रॉब्लम क्या थी? एक बंदा कहता आखिर अब हमें क्या करना चाहिए बड़े भाई? टकला बंदा कहता तुम्हें क्या लगता है, और अगर हमारा ये बड़ा भाई भी उनसे नहीं निपट पाए तो हमें हार माननी होगी। और वो दूसरा बंदा कहता अरे यार। इसी के साथ में जब वो तीनों जा रहे होते तो सामने एक बंदा आता और कहता क्या हुआ बॉयज, और आखिर तुम लोगों को इतनी बुरी तरह से कितने पीट दिया? तो वो लोग कहते कि ओह, और ये तो वैंग पे ही है ना। और वो कहता कि किसकी हिम्मत हुई कि हमारे यहाँ पर इन घटिया और बेवकूफ़ों को पीटने की। और आगे हम देखते कि जो दूसरे जितने भी लोग थे ये टकले वाले के ग्रुप में,
वो लोग उनको जब वो घटिया बेवकूफ बुला रहा था तो भी वो सामने कुछ बोल नहीं पाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो लोग वाइल्ड फॉक्स गैंग को बिल्कुल भी गुस्सा दिलाएंगे तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। और वाइल्ड फॉक्स गैंग ये एक ऐसा लुटेरों का ग्रुप था जो कि बहुत ही ज्यादा उनके फेमस थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे, वो किसी भी गांव पर अगर हमला करते थे तो वो कभी एक कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। और यहाँ तक कि 10 गांव थे जो कि उनके हाथों से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। और भले ही एक जो बड़ा क्लैन है उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की थी अपने सारे लोगों के साथ में, लेकिन जो वाइल्ड फॉक्स गैंग है वो उनके नाम के कारण अभी भी जी रहे और बाद में उन क्लैन के वॉरियर्स से किसी लोमड़ी की तरह बच के निकल गए। और जो ये सामने ये बंदा खड़ा है, और बाद में हमारा जो टकला आदमी था डोकडू, और इसका जो ग्रुप था जो किसी को मारते या रेप नहीं करते थे, और वो बस एक ही इंसान से सबसे ज्यादा डरते थे, और वो था इस फॉक्स गैंग का लीडर वैंग पी। और क्योंकि जो फॉक्स गैंग थी वो बहुत ज्यादा उनको पीटती रहती थी और धमकी देती थी, और इसलिए उनके पास में और कोई रास्ता नहीं होता था, लेकिन उनकी गैंग के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ता था। और वो फॉक्स गैंग का लीडर कहता, मैंने तुमसे पूछा आखिर ये किसने किया, तो सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, और आगे वो फॉक्स गैंग का लीडर उसका मुंह पकड़कर उसमें चाकू डालते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम मरते हो कि नहीं, लेकिन किसकी हिम्मत हुई कि हमारे एक पैसे के सोर्स से पंगा लेने की, और मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा जिंदा ही, और किसने बोला जल्दी बताओ। और आगे हम देखते हैं कि वो सामने वाला बंदा उनको उन लॉज के पास में लेकर जाता और कहता वो यहीं पर है, और बैंक पे कहता ये जगह ये नेगोंग क्लैन के इलाके की जगह है, और इसीलिए यहाँ पर कुछ भी करने से तो ऐसा होगा कि वो लोग और शिकारी स्क्वाड को हमारे पीछे भेज देंगे, लेकिन मैं इतने रिस्क के होते हुए भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो तुम्हें अब अगले महीने मुझे कई गुना ज्यादा पैसे देने होंगे, समझ गए। और इसी के साथ में वो दूसरा बंदा मन में सोच रहा था कि हमने तो उसकी मदद भी नहीं मांगी, और उसकी प्रॉब्लम क्या है यार, और हम तो बस उन लोगों को पीटना चाहते थे ना कि मारना। और इसी के साथ हमारा जब वो बैंक पे वहां पर दूसरी गैंग को लेकर आ रहा था, तभी एक बंदा कहता बॉस, और ये बेवकूफ जब इसने हमें यहाँ पर देखा था वो बच के भाग रहा था, और एक बंदे को उन लोगों ने पकड़ लिया था और कहता प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, और मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पर हो। वेंग पे कहता कि ओए, और तुम्हें ऐसी कोई छोटी चीज के बारे में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इसको मार डालो। और वो बंदा कहता है हाँ प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। और तभी वहां पर जेंग वांग आता है और कहता है कि ओए तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कौन किसको मार रहा है। और वेंग पे कहता आखिर ये सन ऑफ अ बिच कौन है। और जेंग वांग कहता कि मैं कोई ऐसा जो यहाँ से गुजर रहा हूँ, आखिर तुम सन ऑफ अ बिच कौन हो। और वेंग पे गुस्सा हो रहा था और कहता है कि ये पागल इंसान, और दूसरे उसके गैंग वाले सभी लोग कहते हैं ये पागल, इसको अब तो तुम गए। और तभी वो वेंग पे कहता रुको रुको रुको, और हम लोग यहाँ पर उस बेवकूफ और उसके परिवार को मारने के लिए, और क्या तुम इनको जानते हो। तो अब जेंगवांग कहता है कि ओह वो बेवकूफ और उसका परिवार, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, और मैं ही तो उसका परिवार हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो वेंग पे कहता है वेल ये तो चलो अच्छी बात हुई, और बॉयज इस बास्टर्ड को मार दो और इसके पूरे परिवार को भी। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ समझ गए बॉस। और जेंगवांग कहते हैं कि हाँ तुम मेरे परिवार को मारने वाले हो। और इसी के साथ में वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और कहता है चलो, और तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा खून की भी गंध आ रही है, तो इसका मतलब कि और तुम बहुत ही ज्यादा लोगों को मार चुके हो। और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और साइड के जितने भी लोग थे वो उड़ के चले जाते, और वो सभी लोग जैसे मर ही जाते उड़ के। और जो वो तीनों लोग होते हैं वो कहते हैं इम्पॉसिबल, और वो कोई इंसान नहीं है यार। और एक बंदा कहता है कि वो उसने वो वाइल्ड फॉक्स गैंग को बस एक ही हमले से खत्म कर दिया यार, एक ही ब्लास्ट से। और जो इस बंदे को उन्होंने पकड़ रखा होता अभी थोड़ी देर पहले तक, वो चिल्ला रहा था और जेंग वांग कहता कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। तो वो बंदा भागते कहता थैंक यू। और तभी वहां पर यूसुंग, और तभी वहां पर वो मून भी आता है, और वोमन कहता है कि नाना जी और क्या आप यहाँ पर पहले आ गए क्या, और मुझे इन लोगों की प्रेजेंस सेंस हुई थी तो मैं खुद उनसे निपटने वाला था। जेंग वांग कहता है कि यह तो चलो ऐसे ही चलता रहता है। और वो टकला बंदा कहता है नाना जी और उनका पूरा परिवार यार। और एक बंदा कहता है एक मिनट, उनका नाना जी तो और ज्यादा ताकतवर है, और आखिर ये किस तरह का परिवार है। और वेंग पे कहता है इम्पॉसिबल, और हमारा जो ग्रेट वाइल्ड फॉक्स गैंग है। जेंग वांग कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे वो अंधेरे के रास्ते पर चलने वाले बास्टार्ड है नहीं, और ये सब कुछ उस कलर एम्परर के कारण जिसने की ब्लैक बुल गैंग बनाई थी। और जितने भी लुटेरे हैं इस पहाड़ वगैरह के, समुद्री लुटेरे और घोड़े वाले लुटेरे, और मुझे पता नहीं कि आखिर उनमें से मैंने कितने लोगों को मार दिया, लेकिन इन लोगों का कोई अंत ही नहीं है। और ये लोग तो सच में चूहों से भी ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस करते। वुमन कहता कि यहाँ पर ये जो बाकी तीनों लोग हैं इनमें से मुझे इतनी भी कोई इविल चीजें महसूस नहीं हो रही, और ये बास्टार्ड थोड़े अलग है, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसीलिए आप खुद यहाँ पर अंदर आए नहीं नाना जी। तो उसके नाना जी कहते कि हाँ, और ये जो दूसरे लुटेरे हैं इनके अंदर से जो खून की गंध आ रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि उनमें से हर एक इंसान ने कई सारे दर्जन सिविलियंस को मारा होगा और ये मरना डिजर्व करते हैं। और आगे वो कहते मोमन से कहते हैं कि चलो और उन सभी लोगों को मार दो, और तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन के नाना जी आगे कहते हैं कि तुम्हें जब तुम एकदम बुरे इंसान को तब मारते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा यार फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, और ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक नया हिस्सा है। वुमन कहता ठीक है नाना जी। और वो मन में सोता है कि यहाँ पर उनमें से हर एक इंसान ने कई सारे दर्जनों को मारा है, और उन लोगों ने कई सारे बच्चों को भी मारा होगा जो कि डिफेंसलेस थे,
और ये बात बताने की जरूरत नहीं की कि वो मेरे परिवार को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। और तभी जो 3 लोग जिंदा बच गए होते वहां से भागते हुए कहते तुम बस देखो और मैं वापस आकर तुमसे निपट लूंगा। तभी वुमन वहां से 2 पत्थर उठाता है और फेंकता है, तो उस फॉक्स गैंग के लीडर के साथ में जो 2 लोग होते हैं उनको वो लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। और वो लीडर अभी भी भागे जा रहा होता है। वुमन एकदम से उसके पीछे आता है, कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। और वो फॉक्स गैंग के लीडर के पीठ पर वो एक तलवार से मारता है और वो लीडर नीचे गिरता है। वुमन कहता है कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद में भी तुम अपनी तलवार नहीं निकाल पा रहे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो। तो वो लीडर कहता है मुझे मत मारो और मैं कुछ भी करूंगा अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। वुमन कहता है कि जिन भोले लोगों को तुमने मारा है उन्होंने भी तुमसे इसी तरह से भीख मांगी होगी नहीं। तो वो लीडर कहता प्लीज मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी करूंगा और मुझे मत मारो तुम सन ऑफ अ बिच। और तभी वुमन को गुस्सा आता है और उसको काट के मार डालता है। और इसी के साथ में वुमन उसको देखते मन में सोच रहा था कि इस जैसे लोग जो कि इंसान के भेष में बहुत बड़े राक्षस है और ये लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। वुमन के नाना जी कहते चलो चलते हैं और तुम्हारी मम्मी को ये सब देखने की जरूरत नहीं है। वुमन कहता ठीक है नाना जी, और मैं अभी आपके पीछे आ रहा तो आप पहले जाइए। और आगे वो उन तीनों बचे कुछ लोगों से कहता तुम लोग यहाँ पर आओ। वो तीनों आते कहते प्लीज हमें जिंदा छोड़ दीजिए सर, और हमारा मतलब कि मास्टर, और हमें पता नहीं कि आखिर आप थे कौन और इसीलिए हमने ये सारी बेवकूफ़ी की, और प्लीज हमें जिंदा छोड़ दीजिए। वो मन कहता इडियट्स, और अगर मैं तुम्हें मारना ही चाहता तो मेरे नाना जी वो ऑलरेडी तुम्हें मार चुके होते। और आगे वो लोग कहते ओह तो आप हमें नहीं मारेंगे, थैंक यू मिस्टर। और वुमन कहता है कि चलो लेकिन कुछ भी, और तुमने अपने लेसन आज नहीं सीखे इतनी बार मार खाने के बाद भी, और वापस कुछ लुटेरों के ग्रुप के साथ में आ गए, और अब मैं तुम्हारे जो घटिया सड़े हुए दिमाग है उनको वापस ठीक करूंगा। और वो लोग कहते नहीं नहीं ये बात सच नहीं है और हम इन लोगों को नहीं लाए। और तभी वुमन उनको थोड़ा और पीटता है। आगे कहता चलो और तुम तीनों अभी अपने पहले जितने भी तुमने गुनाह किए उनकी सजा भुगतोगे और मेरे साथ में चलो, मैं तुम लोगों को एक ढंग के इंसान में बदल दूंगा। और वो लोग एक कहता है कि मैं तो मरना पसंद करूंगा। वुमन कहता क्या तुम पक्का यही चाहते हो? तो वो बंदा कहता नहीं नहीं, और हम आपको फॉलो करेंगे, प्लीज हमें मत मारना। और इसी के साथ में हम देखते कि अगले दिन जब वुमन और सभी लोग जा रहे होते और बाकी उन तीनों लोगों को सामान उठाने वाला बना दिया गया होता है, वो लोग कहते हैं कि शिट, और मैं खुश हूँ कि हमें मारा नहीं गया लेकिन उसने हमें अपना गुलाम बना दिया। और इसी के साथ में जब वुमन और वो सभी लोग जा रहे होते हैं तो सामने कुछ लूटे रहते और कहते कि हाँ, और तुम्हारे पास में जितनी भी चीजें सब हमें दे दो। वुमन पीछे मुड़ते कहता हो और एक और लुटेरों का ग्रुप, और हम लोग आजकल उनसे कुछ ज्यादा ही मिल रहे नहीं, और बॉयज इनसे निपट लो। और तभी वो तीनों अपना सामान छोड़कर उनकी तरफ बढ़ते और उनको पीटने लगते और कहते इनको मारो मारो और सन ऑफ बीच मरो। और वुमन मन में सोचा अजीब है ना, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल में थोड़ी चोट लग रही है यार, और तुम लोग उनको पीटते हुए मेरे बारे में सोच रहे हो नहीं। तो वो लोग कहते बिल्कुल नहीं, और ये बच्चा मेरा मतलब कि ये लुटेरे कहीं के। और वो मन में सोचता है कि इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई हमारी ऐसी हालत करने की। और वुमन के नाना जी वो देखते हुए कहते कि हाँ, वुमन इस मामले में काफी ज्यादा अच्छा है, जैसी उम्मीद थी मेरे पोते से। तो वुमन की मम्मी कहती कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि वो सच में ऐसी चीजों के मामले में तुम्हारे ऊपर ही गया होगा। और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते जब एनहुई प्रोविनेंस की एक जगह का सीन, जहाँ पर कि वुमन कहता है कि तुम सभी लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया यहाँ तक आते हुए। और वो लोग कहते वो प्लीज, और हम सच में बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है आपके लिए काम करके, और ये सच में आपके लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात थी मास्टर। और इसी के साथ में वो तीनों वहां से जाने लगते और कहते गुड बाय। और वो मन में सोचते फाइनली हम लोग यहाँ से आजाद हो चुके, और इन परिवार से हमें उम्मीद है कि पूरी जिंदगी में कभी ना देखो यार। और सीरियसली इनके साथ में काम करते हुए मैं ऑलमोस्ट कई बार मर चुका था। वुमन कहता ओए, और आखिर तुम लोग अलविदा क्यों बोल रहे हो, और तुम लोग अभी भी हमारे साथ में आ रहे हो? वो लोग कहते क्या, लेकिन क्यों क्यों? और वुमन कहता है कि तुम लोग अभी तक ठीक से सुधरे नहीं हो, और अभी भी बहुत सारा काम है जो कि तुम्हारे दिमाग को फिक्स करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, और तुम मेरे साथ में आयरन ब्लेड हाउस में आ रहे हो। और वो लोग कहते कि अगर हम मना करेंगे तो आप? वुमन कहता है कि हाँ, और तुम लोग मरोगे वो भी मेरे हाथों से। और आगे वुमन कहता है चलो हम लोग ऐसे बताएंगे कि आज से तुम लोग यहाँ पर आसपास के कोई गुंडे नहीं थे, इसकी जगह पर तुम बस इधर उधर से भटकने वाले थे जिसको कि वो वाइल्ड फॉक्स गैंग ने टारगेट किया था, और बाद में मैंने तुम्हारी जान बचाई जब तुम खतरे में थे, और इसीलिए वो कर्जा चुकाने के लिए तुम मेरे नौकर बन गए, समझ गए? और वो लोग कहते हाँ समझ गए, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता है। वुमन कहता ठीक है चलो तो यहाँ से चलते और अभी हमारे नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और जब वो लोग वहां पर शहर में जाते, एक बंदा कहता कि वाह ये शहर कितना ज्यादा बड़ा है यार, और वुनहान तो इस जगह के सामने हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। और वुमन के पिताजी कहते कि वुमन जरा ये देखो, और यहाँ का सारा खाना भी हमें ट्राई करना होगा। वुमन कहता कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वुमन की मम्मी जाते सोच रही थी कि वो सारी बूढ़ी औरतें वो अभी भी यहीं पर होगी नहीं। और इसी के साथ में वुमन के नाना जी कहते ओके चलो सीजियोन, और तुम अब से यहाँ पर रहने वाली हो। तो वो लेडी सियोन कहती कि ठीक है समझ गई। और आगे वुमन के नाना जी कहते कि वुमन, और कभी कभी यहाँ पर अपनी ये जूनियर सिस्टर से मिलते आने रहना, और भले ही मैं यहाँ पर नहीं हूँ, समझ गए ना? वुमन कहता हाँ समझ गया। आगे जेंगवांग कहते कि चलो और हम लोग अब हमारे आयरन ब्लेड हाउस में चलते हैं। और इसी के साथ में हमें बताया जाता है आयरन ब्लेड बेक हाउस, और भले ही ये एक बड़ा सा बंगला है लेकिन इसको एक कैसल या फिर किला बुलाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक क्लैन जो कि एक परिवार का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फॉर्म होता है,
और एक क्लैन के अंदर जो लोग होते जो कि खून के रिश्तेदार होते, एक तरह से काका भांजा ऐसे, और इनके नंबर्स हद से ज्यादा होते हैं और इसीलिए इनके पास में नौकर और वॉरियर्स की भी हद से ज्यादा जरूरत होती है। और इसीलिए आयरन ब्लेड हाउस जो कि यहाँ पर इस जगह पर राज करता था, और वो एक इतना बड़ा जगह बनाई गई थी जैसे कि किसी राजा के लिए महल बन गया हो यार। और इसी के साथ हमारा और उसका परिवार आयरन ब्लेड हाउस के वहां तक गेट तक पहुंच जाता है, और उनके सामने एक गार्ड खड़ा होता है और कहता है कि आखिर आप लोगों का हमारे आयरन ब्लेड हाउस में आना कैसे हुआ। वोमून कहता है कि ग्रीटिंग्स, और मेरा नाम सॉन्ग वोमून है। सामने वाला इंसान कहता है वोमून, और मैंने तो यह नाम कभी नहीं सुना। वो कहता कि मैं आयरन ब्लेड हाउस का योंग वा प्योंग हूँ, और आखिर आपके यहाँ पर आने का कारण। और वोमून कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक घोड़ा गाड़ी आती और कहती कि ओए, और आखिर वो घोड़ा गाड़ी हमारे सामने क्या कर रही है, और आखिर किसने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की, और जल्दी से उस घटिया घोड़ा गाड़ी को मेरी नजरों के सामने से दफा करो, और मुझे जल्दी से उस पार्टी में जाना है। और वोमून वो देखते हो मन में सोचा आखिर ये औरत है कौन, और हम लोग यहाँ पर पहले आए थे। और जब वो औरत ये सब चिल्ला रही होती है, और आगे वो एक बंदा कहता है कि लेकिन ये लोग यहाँ पर पहले आए थे मैम। और हम देखते कि आगे वो औरत कहती क्या कहा तुमने अभी, और तभी अंदर से एक उसका बॉडीगार्ड आता है, कहता कि ओए, और हम लोगों को तुम्हारी ये कैरेज को यहाँ से हटाना होगा। वो मन कहता नो थैंक यू, और हम लोग यहाँ पर पहले आए थे तो आखिर हम क्यों हटे। और सामने वाला बंदा कहता है कि ओए, और आगे वो दूसरे उस गेट कीपर से पूछता है कि योंग वांग योंग, और आखिर इस बंदे ने क्या कहा था, इसका नाम क्या है। तो वो बंदा कहता है कि वोमून सर। और आगे वो दूसरा बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं, और हम एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि तुम हमसे अच्छे से बात नहीं करना चाहते हो। और आगे कहता चलो जबरदस्ती से इनकी गाड़ी को यहाँ से हटाओ। और एक बंदा कहता ठीक है। और तभी जब वो जा रहा होता है तो वोमून उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बंदा कहता आखिर तुम क्या कर रहे हो। वोमून कहता है कि मेरा मानना यह है कि हम लोग यहाँ पर पहले आए थे। तो वो बंदा कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे, और एक वार करने वाला होता है। वोमून मन में सोचता है कि वो यहाँ तक कि मुझे मारने की भी कोशिश करेगा, और वो एक लात मारकर उस बंदे को उड़ा देता है। सामने वाली वो औरत वो देखते हो कि एक मिनट वो, और तभी वो एक बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की, वो भी सिर्फ आयरन ब्लेड हाउस के गेट के सामने ही, और तुम जरूर मरना चाहते हो कि बच्चे नहीं। वुमन कहता बच्चा, और तुमने सच में अपनी लाइन को क्रॉस किया है, और आखिर क्या इस तरह से आयरन ब्लेड हाउस अपने मेहमानों को ट्रीट करता है। और सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ, और आखिर हमें कैसे पता होगा कि तुम एक मेहमान हो, और क्या तुम्हें क्या लगता है कि हमारा जो क्लैन है हर किसी को ऐसे मेहमान बना के एक्सेप्ट कर लेता है। और वुमन कहता है कि वो तलवार, और क्या तुम सच में उस तलवार को निकालने वाले हो, और सच में तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, और क्या तुम पक्का ये करना चाहते हो। और सामने वाला बंदा कहता तुम घटिया बच्चे कहीं के, और क्या तुम्हें लगता है क्या तुम किससे बात कर रहे हो। और वुमन वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, और वो अपनी ची का इस्तेमाल करके उसके नाना जी से बात करता है, और कहता है कि क्या आप इसको रोकने नहीं वाले, और क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर सीन खड़ा करूँ, और आप पक्का कह सकते हो ना। उसके नाना जी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि आखिर मैं बीच में क्यों नहीं पड़ रहा हूँ, और जैसे तुम्हारी मर्जी पड़े वैसा करो मेरे पोते। वुमन कहता तो प्लीज एटलीस्ट मुझे बताओ कि आखिर मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली मैं इनको मार नहीं सकता, लेकिन कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा चोट लगना या फिर कम। तो उसके नाना जी कहते हैं कि वेल, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर तुम ज्यादा बड़ा सीन खड़ा ना करो शुरू से ही, और कुछ टूटी हुई हड्डियां काफी रहेगी। वुमन कहता ठीक है, और मैं वही करूंगा जैसा आपने कहा। और सामने वाला बंदा अपनी तलवार निकालते कहता हाँ ले, मैंने अपनी तलवार निकाली, तुम क्या कर लोगे, और आखिर इसके बारे में क्या ही कर लेगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि तभी वुमन उसका सिर पकड़ता है और पीछे एक दीवार पे मारता है, और कहता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम अपना तलवार नहीं निकालोगे। और वो बंदा कुछ बोल नहीं पाता है, और तभी पीछे से कुछ लोग आते हो, कहते हैं ओए आखिर तुम्हें लगता है क्या, तुम क्या कर रहे हो। और जो वो औरत होती है वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आयरन ब्लेड हाउस के बॉडीगार्ड के कैप्टन पर हमला करने की, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलने वाले। वो मन कहता कि हाँ, और आखिर तुम कौन हो, तुम बुढ़ी औरत। तो सामने वाली औरत गुस्सा होती है, क्या कहा तुमने, बुढ़ी औरत। और तभी उसके नाना जी वो देखते हुए हंस रहे होते। वुमन की मम्मी कहती पिताजी कैसा रहेगा कि आप बाहर जाकर ये सारी चीजों को रोक लो इससे पहले कि चीजें हाथ से बाहर निकल जाए। तो उसके पिताजी कहते कि लेकिन वो लोग तो पहचाने की भी नहीं कि आखिर मैं हूँ कौन। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं आयरन ब्लेड हाउस को काफी लंबे समय पहले छोड़कर गया था। उसकी मम्मी कहती प्लीज अभी जाओ। तो उसके नाना जी कहते कि हाँ ठीक है, और मैं अभी मजा कर रहा था यार। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़के बाहर आते कहते आखिर तुम कर क्या रहे हो, और जल्दी से इस बच्चे को मेरे सामने घुटने पर टिकाओ अभी के अभी। और मैं एक वूजी, और क्या तुमने सुना नहीं कि अभी के अभी उठो। और वो बंदा कहता है कि लेकिन ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और तभी पीछे से वो उनके नाना जी आते कहते कि हाँ, और ये काफी ज्यादा लंबा समय हुआ है जब से कि मैं यहाँ पर वापस आया हूँ, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा शोर मचाने वाले कुत्ते भौंक रहे अभी। हाँ, और मुझे याद नहीं कि तुम में से कोई भी बच्चे मैं किसी को जानता हूँ। तो वो औरत पीछे मुड़ते कहते आखिर किस तरह का प्रेशर यार। और दूसरा बंदा भी सोचा कि ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल ब्लड लस्ट है। और वुमन मन में सोचा कि नाना जी भले ये अभी एक पल के लिए था, लेकिन उसने अपनी एब्सोल्यूट ची को इस्तेमाल किया था, और यहाँ तक कि इन दूसरे बंदों ने भी ये महसूस किया होगा। और वुमन के नाना जी कहते कि बच्ची, और आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और सामने वाली औरत कहती हाँ आखिर तुम कौन हो, और आखिर तुम बच्ची किसको बुला रहे हो, तुम बच्चे। और जेंग वांग कहते कि हाँ सही कहा, और मैं थोड़ा नौजवान दिखता हूँ नहीं। और वो औरत आते कहते आखिर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम बेवकूफ। तो जेंग वांग कहता कि हाँ बेवकूफ।
और तुम सच में ऐसी चीजें बोल रही हो जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और वो औरत कहती हाँ आखिर ये क्या था, और इसको भी मेरे सामने घुटने पर टिका अभी कभी। जेंग वांग कहता कि हाँ, और ये इसमें और ज्यादा मजा नहीं आ रहा, तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और मेरा नाम बैक सेंग वून है। और जेंग वांग आ गए, और वो औरत कहती क्या, और बैक सेंग वून, और दूसरे लोग कहते क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। और वो औरत हंसते कहती हाँ, और तुम अब फालतू की बकवास कर रहे हो। और तभी जेंग वांग अपने हाथ में ओरा लाते हुए कहता तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और वो औरत कहती ये, और ये तो एक पाम स्पेयर है। और इसी के साथ में जेंग वांग उस गोले को उधर ऊपर फेंकता है जो कि बादलों में चला जाता है ऊपर। और दूसरे लोग कहते इम्पॉसिबल, और मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी यार, और इसका मतलब कि वो सच में। और आगे हम देखते हैं कि वो उनके नाना जी कहते हैं मैं वापस बता दूं, मेरा नाम बैक सेंग वुन जेंग वांग है, और मैं साथ ही में मुझे लोग पाम एम्परर भी कहा जाता है। और वो औरत मन में सोचती ये सच में वही है पाम एम्परर। और हमें बताया जाता है कि जो बैक सेंग वुन पाम एम्परर था वो यहाँ पर इस दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में से एक था, और साथ ही में वो आयरन ब्लेड हाउस का सबसे पुराना और ज्यादा उम्र वाला मेंबर था। और वो अभी का जो फैमिली हेड है उसका दादाजी है, और साथ ही में वो पिछले के पिछले फैमिली हेड का छोटा भाई था। और अभी के जितने भी एल्डर वगैरह है इस परिवार के अंदर वो सभी हमारे इस सेंग वोन के मतलब कि भतीजा भतीजी, ये बुढ़े लोग भी। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो औरत मन में सोच रही थी कि मैं गई काम से। और इसी के साथ में जेंग वांग वहां पर वो देख रहा होता है, और वो औरत मन में सोच रही होती है कि तुम्हें इस पाम एम्परर के सामने तो खांसते हुए भी ध्यान रखना चाहिए, और मैंने तो अभी उसकी घोड़ा गाड़ी की ही कंप्लेन की, और मैं बेवकूफ़ हूँ यार। और तभी पीछे से एक औरत आ जाती थी कि आप वापस आ गए, और काफ़ी समय से आपको देखा नहीं ग्रेट अंकल। और हमें बताया जाता है इस औरत का नाम बैक हाई रियोंग होता है, और ये मुंह हुन मतलब कि जो अभी का फैमिली हेड है उसकी बड़ी बहन है। और साथ ही में ये अभी के यहाँ पर इस परिवार के ऊपर वाले लोगों में से एक है, एल्डर में से। और तभी जेंग वांग कहते ये तुम, और तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारा नाम है रियोंग था राइट। तो वो है रियोंग कहते कि हाँ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरा नाम याद है ग्रेट अंकल, और आप हमेशा अकेले ही ट्रेवल करते हो, तो आखिर आप इस बार कौन से इस इंसान के साथ में आए हो, और आखिर उस कैरेज के अंदर कौन है। तो तभी हम देखते कि वो उनके मम्मी पापा भी वहाँ पर कैरेज में से बाहर आते, और वो औरत पीछे मुड़ती और कहती हो, और मुझे लगा था कि आंटी आप मर चुकी हो और आप जिंदा थी, और सच में आपको देखकर अच्छा लगा। और जो बैग जिन जिन मतलब कि वो उनकी मम्मी थी, और साथ ही में ये जो दूसरी औरत है हाई रियोंग, और ये दोनों हाई रियोंग के जो पिता थे उसकी कजन थी वो उनकी मम्मी। और जब हाई रियोंग 40 साल की थी लेकिन वो उनकी मम्मी 38 की ही थी। उम्र के मामले में हाई रियोंग ज्यादा बड़ी थी, लेकिन जो वो उनकी मम्मी थी वो देखा जाए तो परिवार के हिसाब से उसकी आंटी लगती थी। और आगे हम देखते कि वुमन की मम्मी बोलती कि हाँ मेरा नसीब अच्छा था कि मैं जिंदा बच गई, और लगता है कि इसी के कारण हम लोग वापस एक दूसरे से मिल पाए। नहीं, मेरी भतीजी है रियोंग। और है रियोंग कहती है कि आखिर आप इतने समय से कहाँ पर थी, और आखिर आप जल्दी क्यों नहीं आई, और आप हमारा दिल कितना टूट चुका था आपको पता भी है। तो वुमन की मम्मी कहती है कि मेरे अपने कुछ कारण थे नहीं, और जैसा कि तुम देख सकते हो ये मेरे पति है। और तभी वो दूसरी लड़की कहती तो शायद ये। और तभी हम देखते हैं कि वुमन के पिताजी कहते तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और नीचे झुक जाते। और आगे हम देखते हैं कि वुमन की मम्मी उसको देखते हुए मन में सोचती कि मुझे यहाँ पर आने से पहले उसको एक दो चीजें सिखा देनी चाहिए थी, और वो परिवार में ऐसे लाइन के मामले में उससे ऊपर है, तो आखिर उसको उसके सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। और आखिर वो अचानक से ऐसे कप कपा क्यों रहा है यार। और वो लड़की कहती कि ये आपसे मिलकर खुशी हुई अंकल, और ये सच में काफी ज्यादा आपकी इंप्रेसिव प्रेजेंस है। और वुमन के पिताजी कहते हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। और इसी के साथ हम जब वहां पर वो एक लड़की वहां पर यूसुन के पिताजी से मिलती है, और बाद में कहती तो वो दूसरा इंसान, तो वुमन की मम्मी कहती कि वो मेरा सबसे बड़ा बेटा संग वुमन है। और सामने वाली वो लड़की कहती ओह तो वो मेरा दूसरा कजन है, और हम लोग एक तरह से देखा जाए तो पारिवारिक रूप से भाई बहन होते, तो इसलिए तुमसे मिलकर अच्छा लगा वुमन, और मैं तुम्हारी बड़ी कजन हूँ, और तुम मुझे बड़ी बहन भी बुला सकते हो, और मेरा नाम है रियोंग है। और वुमन मन में सोच रहा था कि हाँ आराम से बड़ी बहन, नहीं मुझे नहीं लगता। और आगे कहता तुमसे मिलकर अच्छा लगा सेकंड कजन। और आगे है रियोंग कहते लेकिन आखिर आप लोग क्यों आए हो। तो जेंग वांग कहता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है क्यों, और हम लोग आज से यहीं पर रहने वाले इसीलिए। और आगे वो कहते ठीक है, और प्लीज तो अंदर आ जाइए और एक पल के लिए, और मैं जाकर फैमिली हेड को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और आगे जेंग वांग कहते कि बच्चे और चलो अपनी कैरेज को मूव करो। तो वो दूसरी जो लड़की होती चिल्ला रही होती वो कहती मैं माफी चाहती हूँ और मैंने आपको पहचाना नहीं। जेंग वांग कहते कि इसके बारे में हम लोग बाद में अंदर जाके बात करेंगे। और पीछे वो जो तीनों लूटर होते एक कहता कि एक मिनट, और क्या तुमने वो सुना, और वो पाम एम्परर था। दूसरा बंदा कहता कि शिट, और पाम एम्परर और उसका पोता, और हम लोग यहाँ से कभी नहीं भागने वाले तब तो। इसी के साथ में हम देखते हैं एक कमरे का सीन जहाँ पर कि बहुत सारे लोग होते हैं और बीच में जेंग वांग होता है। और हमें बताया जाता है पाम एम्परर जो कि एक ऐसा मास्टर बन चुका था जिसको कि इस पूरे क्लैन के अंदर कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता था, और वो पाम स्टाइल का एक मास्टर बन चुका था, लेकिन वो एक स्वॉर्ड क्लैन के अंदर था, मतलब तलवारबाजी क्लैन में। और बाद में उसके कारण उसका आयरन ब्लेड हाउस बहुत ही ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुका था, और जब वो वापस आया तो पूरे घर में जैसे शोर मच रहा था।
फैमिली का जो हेड होता है वो कहता है कि मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे फैमिली के एल्डर, और इसका नाम होता है मुहून जो कि इस फैमिली का अभी का हेड है। और आगे जेंग वांग बैठते हो कहता ठीक है बैठ जाओ। हेड कहता है कि हाँ, और सच में परिवार आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्या आप ठीक तो हो ना? जेंग वांग कहता है कि हाँ मैं ठीक था। और आगे वो हेड कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो प्लीज़ और हमसे पूछ लेना, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपका स्वागत करने की। और इसी तरह से वो सभी लोग कुछ बोरिंग सी बातें किए जा रहे होते, और जेंग हुआंग वो सुनते हो सोता था। और मुझे सच में फैमिली की घटिया मीटिंग्स की बिल्कुल आदत नहीं पड़ने वाली कभी भी यार, और ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन वाली है। और आखिर ये पॉसिबल भी कैसे, ये जो बच्चे मुझसे भी ज्यादा छोटे हैं उनके लिए इतना बोरिंग होना, और ये लोग बिल्कुल नहीं बदले। हेड बोलते कि लेकिन ग्रेट अंकल, मैंने सुना कि आप लोग यहाँ पर आंटी के परिवार के साथ में आए, क्या ये बात सच है? जंग हुआंग कहता है कि हाँ इसके बारे में, और लगता है कि हमारे जो परिवार का डिसिप्लिन है वो सच में बहुत ही ज्यादा अभी घटिया चल रहा है। और एक मेहमान को उसके रूप रंग से जज करना, और बाद में रूड होना, और बाद में उनको ऑर्डर करना, और आखिर तुम्हारी ये रखेल की जो गलती की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और हेड कहता मैं माफी चाहता हूँ अंकल, और मैं उसको हमारे परिवार के नियमों के अनुसार और कानून के अनुसार बराबर सजा दूंगा। और वो जो औरत होती है जिसने कि पहले उन सबकी बेइज्जती की होती है वो वहां पर कांप रही होती है। जेंग वांग कहता कि हाँ, ओह लगता है कि मैं कुछ ज्यादा जोर से बोल रहा था, मैं तो खुद से बात कर रहा था। और चलो, तो वो जो लड़की है वो इस परिवार की रखेल है हाँ? और तभी एक एल्डर कहती अंकल, और भले ही वो परिवार के रूप में देखा जाए तो आपसे निचली पोजीशन में, लेकिन फिर भी वो हमारे परिवार का हेड है, और प्लीज इतने ज्यादा आराम से उससे बात मत करो। तो जेंग वांग कहता कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ कि मैंने इस बच्चे के पिताजी को भी, मतलब कि पिछले वाला जो हेड था उसको अपनी पैंट में सूसू करते हुए देखा है, और तुम चाहते हो कि मैं एकदम अच्छे से इनसे बात करूँ? और म्यूंग जो तुम वापस मार खाना चाहती हो मुझसे? और वो बुढ़ी औरत कहती है अंकल, और आखिर आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो, जैसे कि आपके चेहरे के जैसे ही, और जैसा एक इस परिवार के आप सबसे बड़े एल्डर हो तो आपको परिवार के रूल्स को फॉलो करना चाहिए नहीं, और मेरे जैसे कि एल्डर को मारने की बात। तो जेंगवांग कहता है कि म्यूंगजू, और तुम्हें याद नहीं है क्या जब तुमने मेरा एक बहुत ही ज्यादा प्यारा वास तोड़ दिया था जब तुम बच्ची थी, तो मैंने तुम्हें कितना मारा था, और तुम तब भी सहमी थी और अभी भी। और इसी के साथ में वो औरत कहती है कि अंकल, और जेंगवांग कहता है कि जो चेहरा जब तुम गुस्सा होती है वो भी अभी भी सेम जैसा ही, बिल्कुल नहीं बदला। और हेड बोलता है कि ठीक है एल्डर, और हमारे ग्रेट एल्डर, और वो जो हेड होता है वो कहता है कोई बात नहीं एल्डर, और जो हमारे ग्रेट अंकल है वो कभी भी ऐसी फॉर्मेलिटीज वगैरह फॉलो नहीं करते थे, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो हमारे रूल्स को फॉलो करे वैसे भी। तो वो एल्डर कहते अगर आप बोलते हो तो ठीक है सर। जेहंगवांग कहता ठीक है चलो, और मुझे नहीं लगता कि अभी हमें और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है, और मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर आऊंगा और वो यहीं पर रहेंगे, समझ गए? और बाद में वहां से जाते कहता तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो एल्डर कहते कि ये तो अच्छी बात है कि वो जिंदा बच गई थी, लेकिन उस बच्ची जिन जिन ने हमारे परिवार की रेपुटेशन बिगाड़ दी थी जिस दिन वो शादी से पहले यहाँ से भाग गई थी, और आखिर हम लोग उसको बिना सजा के ऐसे कैसे जाने दे सकते? और तभी हम देखते कि सभी लोग उस औरत को देख रहे होते, और जेंग हुआंग अपनी जगह पर रुक जाता है। पीछे मुड़ते हुए वो बोलता है कि क्या इतना काफी नहीं कि वो वापस जिंदा लौट के आ गई? और वो एल्डर कहते कि जैसा कि मैंने कहा, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो जिंदा आ गई, लेकिन क्योंकि जो उस दिन उसने किया था, और हमारे आयरन ब्लेड हाउस के जो रेपुटेशन है वो दूसरे सभी लोगों के सामने हंसने लायक बन चुकी थी, और आपकी जो रिलेशनशिप है नैमगोंग फैमिली में वो भी खराब हो चुकी थी, और उसने जो भी चीजें की है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो हमारा पाम एम्परर जेंग हुआंग कहता है लगता है कि तुम लोग भूल गए हो, और मेरा नाम बैक सेंग वुंग द पाम एम्परर, और यहाँ तक कि जब मेरा भाई और पिताजी भी जिंदा थे तब भी मैं पूरे परिवार में तबाही मचा देता था जब मुझे मेरा मूड खराब होता था, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो रही कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओ। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी वहां से निकलने लगती है और सभी लोगों को बांधने लगती है। और आगे पाम एम्परर कहता क्या तुम्हें पता है कि आखिर में ये परिवार को छोड़ के क्यों चला गया और एक बार भी वापस देखने नहीं आया? और भले मेरे पास में बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें से एक था कि अगर मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और तुम लोगों के चेहरे देखूंगा तो मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं मैं तुम लोगों को जान से मार ना दूं। और लगता है कि आज मेरी चिंता असलियत बन चुकी है। और हमें बताया जाता है कि जब इस पाम एम्परर ने सुना था कि जब जिनजिन यहाँ से घर से भाग गई क्योंकि उसकी कहीं पर जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश की गई थी, और वो एक एक्सीडेंट में बाद में मारी गई, जब यहाँ पर ये घर वाले उसका पीछा कर रहे थे, तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि वो इस मैटर में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको मारने वाला था। और क्योंकि उसकी बेटी को जबरदस्ती शादी कराना उसकी मर्जी के बिना, और बाद में क्योंकि वो वहां से भाग गई तो उसका पीछा करने के लिए कुछ एक टीम को भेजना, और बाद में उसको एक जगह पर कॉर्नर करके एक चोटी से गिरने पर मजबूर करना। और पाम एम्परर कहता क्या मेरी बेटी का यहाँ से भाग जाना शादी से जिसमें कि उसने एग्री नहीं किया, और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको उसकी जिंदगी से कीमत चुकानी पड़ेगी, और क्या ये परिवार इस तरह से मुझे कीमत चुकाएगी क्योंकि मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल करके जो उनकी रेपुटेशन बनाई है? हमें बताया जाता है पाम एम्परर बैक सेंग वुन और जो आयरन ब्लेड हाउस था ये 3 महान स्वॉर्ड क्लैन में गिना जाता था, और ये सब कुछ इसी पाम एम्परर के कारण ही था। और ऑफकोर्स वो सबसे ज्यादा अपने टॉप पर अपने हाथों का इस्तेमाल करके पहुंचा था, ना कि तलवार से, लेकिन उसने बस आयरन ब्लेड हाउस से एक ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की थी, और वो था उसकी ची कल्टीवेशन की टेक्निक। और बाद में उसकी जो पाम स्टाइल थी वो तो उसके परिवार की स्वॉर्ड स्टाइल पर बेस्ड थी,
और बाद में बाहर के कुछ मार्शल एक्सपर्ट जिनसे कि वो अपने सफर के दौरान मिला, उन्होंने उसकी मदद की। और भले ही उसकी जो ताकत थी वो उसने आयरन ब्लेड हाउस से ना ली हो, लेकिन उसके परिवार ने इसके नाम का बहुत ज्यादा फायदा उठाया और बाद में बहुत सारी चीजें भी हासिल की इससे। और क्योंकि ये 8 सबसे ताकतवर एम्परर में से एक थे इस पूरी जगह के,